चैप्टर 20। जैसे ही सुबह की धूप पर्दों से छनकर आई, सू जिंग रा धीरे धीरे जाग उठी। उसने देखा कि जिया हाओ पूरी तरह से नग्न और थका हुआ उसके बगल में लेटा हुआ था। फिर भी वह उसके नग्न शरीर को गर्मजोशी और सुरक्षा के साथ गले लगा रहा था। उसे धीरे से हटाकर सू जिंग रा बिस्तर के किनारे लुढ़क गई। लाल धब्बे और चादर पर तरल पदार्थ के दागों को देखकर वह तुरंत लाल हो गई। जब उसने बिस्तर से उतरने की कोशिश की तो वह खुद को रोक नहीं पाई, लेकिन उसे लगा कि उसके पैर लगभग हार मान चुके हैं। एक अजीब दर्द ने उसके निचले हिस्से को जकड़ लिया, जिससे वह थोड़ा उदास हो गई। अरे, कल रात हम वाकई जंगली हो गए थे, सू जिंग रा ने जिया हाओ को शांति से सोते हुए देखकर बड़बड़ाया। उनका उपचार 4 घंटे से अधिक समय तक चला। उसके बाद ही सू जिंग रा को लगा कि कामोद्दीपक का असर खत्म हो गया है। जिया हाओ के शब्दों और अपने खुद के कार्यों को याद करते हुए वह शर्मिंदगी से अपना चेहरा तकिए में छुपाने से खुद को नहीं रोक पाई। नहीं नहीं, मैंने उसे ओनी चान कहा, सू जिंग रा ने निराशा में अपने होंठ काटे। लेकिन जिया हाओ को अपने बड़े भाई की तरह मानते हुए इसने वास्तव में पूरी बात को असाधारण रूप से गर्म और अंतरंग बना दिया। जिया हाओ ने कल रात बड़ी बहन को संदेश दिया कि हम कल रात नहीं आएंगे। हालांकि वह सू लान के बारे में बुरा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाई। आखिरकार जब सू लान ने उसके और जिया हाओ के रिश्ते के बारे में बात की तो उसने उसके चेहरे पर प्यार की एक दुर्लभ मुस्कान देखी। मैं कैसे अपनी बड़ी बहन के प्रेमी के साथ सो सकती हूँ? सू जिंग रा ने अपना फोन उठाते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। जिया हाओ ने भी कहा कि वह अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेगा। अगर वह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मैं बड़ी बहन को अंधेरे में रखने के बजाय उनसे अलग हो जाना पसंद करूंगी। जब जिया हाओ की नींद खुली तो उसने देखा कि सू जिंगर उसके बगल में नहीं थी। उफ, क्या वह जाग गई? जिया हाओ ने कभी नहीं सोचा था कि सू जिंगर कल रात अपना इतना आक्रामक रूप दिखाएगी। यह उसका पहला मौका था, फिर भी वह जिया हाओ के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा रही थी। मुझे लगता है कि उसके मार्शल आर्ट अभ्यास ने उसे कुछ अप्रत्याशित लाभ दिए। जिंगर, क्या तुम हॉल में हो? जिया हाओ ने दरवाज़ा खोला और उसका शरीर तुरंत जम गया। उसने देखा कि सू लैन और सू जिंगर सोफे पर बैठे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर दोनों ने जिया हाओ की ओर देखा, जो अपनी पूरी शान के साथ खड़ी थी। जिया हाओ ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और बाहर निकलने से पहले एक नाइट रोब पहना। बहन लैन, मैं बस। सू लैन ने गहरी सांस ली क्योंकि उसने जिया हाओ की ओर नहीं देखा। सू जिंगर, तुम जो कह रही थी उसे जारी रखो। सू जिंग रा ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। और वह दवा बहुत दर्दनाक थी। इसे बेअसर करने का एकमात्र तरीका था सेक्स करना। चू युनली के बारे में क्या? सू लान ने उसकी ओर देखा। सू जिंग रा को उम्मीद नहीं थी कि सू लान अपनी शांति बनाए रखेगी। वह ठीक है, उसने आज सुबह मुझे संदेश भेजा कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है। जिंग रा, मेरे पास आओ। सू जिंग रा ने अपने होंठ काटे और सू लान के करीब झुक गई। अचानक सू लान ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे खेद है, तुम्हें इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। सू लान ने सू जिंग रा के बालों को सहलाते हुए उसे शांत किया। तुम इसे बाहर निकाल सकते हो, जिंग रा। वो बड़ी बहन। सू जिंग रा खुद को नियंत्रित नहीं कर सकी और रोने लगी। मुझे खेद है बड़ी बहन, मुझे अपने किए पर बहुत खेद है। लेकिन मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, सू जिंग रा बोली। वास्तव में कल रात की घटना ने मुझे कुछ एहसास कराया। सू लान ने उसे छोड़ा और उसकी ओर देखा। क्या बात है, जिंग रा? मैं भी जिया हाओ से प्यार करती हूँ। सू जिंग रा ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं। मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं भी उसे शुरू से ही पसंद करती थी। लेकिन शायद मेरे दिल को लगा कि यह बहुत बेतुका और हास्यास्पद है। मैंने खुद को धोखा दिया, ये सोचकर कि मुझे अपने जीवन में किसी प्यार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे हमेशा ज़रूरत के समय जिया हाओ की ज़रूरत थी। वह हमेशा मुझे दिलासा देने के लिए मौजूद था। हमेशा तुम ही क्यों होती हो, बहन? सू जिंग रा ने दोषी स्वर में कहा। मुझे पता है कि मुझे यह नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे इसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तुम्हें हमेशा बेहतर चीज़ें क्यों मिलती हैं? क्यों? मैं बस समझ नहीं पाती। जिया हाओ से प्यार करने का अधिकार सिर्फ तुम्हें ही क्यों है? और नहीं, लेकिन मैं जिया हाओ को सिर्फ अपने पास नहीं रखूंगी। सू लान ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया।
क्या तुम उन शर्तों को भूल गए हो जिन पर मैं और जिया हाउ सहमत हुए थे? सू जिंग रा ने रुककर महसूस किया कि सू लान किस बारे में बात कर रही थी। तुम्हारा मतलब है हम उसे साझा कर सकते हैं? मेरा मतलब है ये संभव है, सू लान ने बड़बड़ाया। आखिरकार गिरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। बेहतर भविष्य के लिए सुधार क्यों न किया जाए? आहम देवियों, जिया हाउ ने आखिरकार खांसी। क्या मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर सकता हूँ? तुम मुझसे पूछे बिना ये सारे निर्णय कैसे ले सकते हो? चुप रहो, चुप रहो। जिया हाउ अवाक रह गया जब उसने दोनों को एक साथ उस पर चिल्लाते हुए सुना। ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हारे चिंतित भाव के पीछे उस मुस्कुराते हुए चेहरे को नहीं देख सकता। सू जिंग रा ने हल्के से नाक सिकुड़ी। दोनों बहनों को देखकर मुझे पता है कि तुम्हारा चेहरा खुशी से भरा हुआ है, लेकिन क्या तुमने अभी नहीं कहा कि मैंने जो किया वह जरूरी था? जिया हाउ ने बहस करने की कोशिश की। तो क्या? सू लान ने उसे घूर कर देखा। हाउ मैंने कभी नहीं कहा कि तुम गलत थे, लेकिन मुझे तुमसे नाराज होने का कोई कारण नहीं चाहिए, है न? ये तथ्य नहीं बदलता कि तुम मेरी बहन के साथ सोए थे, जो तकनीकी रूप से तुम्हारी सौतेली बहन भी है। मुझे लगा कि हम सहमत नहीं थे इस चरण का हिस्सा। जिया हाउ हैरान थी। तुम्हारा क्या मतलब है? सू लान ने नाक भान सिकुड़ी। क्या तुम भूल गई? तुमने माँ द्वारा दिए गए कागज पर हस्ताक्षर किए थे। उसने तुम्हें कानूनी रूप से गोद लिया था ताकि तुम बिना किसी समस्या के हमारे परिवार के साथ घुल मिल सको। तो मैं तुम्हारी सजा की घोषणा करती हूँ, हाउ सू लान ने दृढ़ स्वर में कहा। 1 सप्ताह तक तुम हमारे साथ कोई अंतरंग संपर्क नहीं रखोगे। हाँ, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। सू जिंग रा ने भी अपनी हंसी को रोकने के बावजूद एक गंभीर भाव दिखाया। मैंने माँ को पहले ही सब कुछ समझा दिया है, इसलिए वो कुछ नहीं जानती। सू लान बोली। आओ जिंग तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, चलो नाश्ता करते हैं। मैं कुछ भरवा बंस खाना चाहती हूँ। तो चलो। जिया हाउ निराशा में आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। बहुत बढ़िया, तुम लोगों ने आपस में समझौता कर लिया और सारा दोष मुझ पर मर दिया, है न? सू लान और सू जिंग दोनों हंस पड़े, लेकिन उसके बाद वे चले गए। मेरे साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहे हो? जिया हाउ मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। मैं तुम्हें तब दिखाऊंगी, जैसा कि प्राचीन काल के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है, अगर वह किसी और के लिए अनुपलब्ध हो जाती है तो हमेशा उसकी माँ होती है। घर लौटते हुए सू लान ने संक्षेप में सू युनकी को स्थिति का उल्लेख किया। उसने केवल इतना कहा कि कुछ लोगों ने सू जिंग और चू युनली पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि जिया हाउ ने उन्हें आसानी से वश में कर लिया। हे भगवान, सू युनकी घबरा गई। जिंग हाउ क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ माँ। सू जिंग ने सिर हिलाया। बस थोड़ा थका हुआ हूँ। अरे ये कैसे हुआ? सू युनकी अपने दांत भींचे बिना नहीं रह सकी। इस बार कौन से कमीने तुम पर निशाना साध रहे हैं? आंटी सू, हमला सू जिंग के लिए नहीं था, जिया हाउ ने जवाब दिया। ये चू युनली के पिता के दुश्मन थे। उन्होंने उसका अपहरण करने की कोशिश की और सू जिंग भी पकड़ी गई क्योंकि उसने चू युनली को बचाने की कोशिश की। सू युनकी जिया हाउ की ओर चली गई और उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। हाउ मुझे उम्मीद है कि तुम घायल नहीं हो। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैं ठीक हूँ आंटी सू। सू युनकी की चिंता देखकर जिया हाउ का दिल गर्म हो गया। हाँ, कुछ गुंडे मुझे कैसे चोट पहुंचा सकते हैं? क्या तुम भूल गई? मैं राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चैंपियन हूँ। कोई बात नहीं, तुम मेरा परिवार हो। हाउ सू युनकी ने आह भरी। मैं जानती हूँ कि तुम सक्षम और शक्तिशाली हो, हालांकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी परेशानी में पड़ो। सू परिवार की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है आंटी सू। जिया हाउ ने उसकी और फिर सू बहनों की तरफ देखा। मैंने एक बार अपना परिवार खो दिया है, मैं उन्हें फिर से नहीं खोऊंगी। हाउ सू युनकी ने उसे कसकर गले लगाया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। ठीक है माँ। सू जिंग जाने के लिए मुड़ी। मुझे जाकर थोड़ा आराम करने की जरूरत है। वैसे जिंग सू युनकी ने उसकी तरफ देखा। उस बैग के अंदर क्या है? था दैट। सू जिंग घबरा गई। ये मेरे कपड़े हैं, वे गंदे हो गए इसलिए। क्या ऐसा है? मैं उनका ख्याल रखूंगा माँ। सू जिंगर जल्दी से चली गई। अब मुझे माफ करें।
अजीब बात है। डॉट डॉट उद्धरण चिन्ह। सू युनकी ने उसकी तरफ देखा। सू लान आगे बढ़ी। शायद वह बहुत थक गई है माँ। उसे रहने दो। हाँ, तुम सही हो। जिया हाओ और सू लान ने एक दूसरे को समझदारी से देखा। दोनों को पता था कि बैग के अंदर चादरों का पैच था जो सू जिंगर के खून से सना हुआ था। उस पल स्क्रीन पर एक समाचार शीर्षक चमक गया। ब्रेकिंग न्यूज। कल रात वाइन स्नैक गैंग के मुख्यालय में एक हिंसक गिरोह की लड़ाई हुई। गिरोह के अधिकांश सदस्यों को बेरहमी से मार दिया गया, जबकि गिरोह का नेता वर्तमान में आईसीयू वार्ड में है। इस बीच भ्रष्टाचार के एक उच्च स्तर का खुलासा हुआ है, जो जिला अधीक्षक और पूर्वी सागर शहर के कुछ अन्य प्रमुख लोगों की ओर इशारा करता है। गू परिवार के तीसरे युवा मास्टर गू फूचो पर भी हमला किया गया। वह फिलहाल हिरासत में है। उस पर अपहरण और मानव तस्करी का आरोप है। फिलहाल गू परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि हमें एक अज्ञात स्रोत से एक वीडियो मिला है जिसमें गू फूचो को प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने कुछ चौंकाने वाला सच कबूल किया है जो ईस्टर्न स्काई सिटी और कैपिटल सिटी के उच्च स्तर को हिलाकर रख देगा। एक घटनापूर्ण रात जो खून खराबे, हिंसा, अपराध और कबूलनामे से भरी हुई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। जिया हाओ अपने कमरे में वापस आया जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने गू फूचो को नहीं मारा, लेकिन उससे कबूलनामा निकलवाने के लिए उसे यातना दी। अगर मैं उसे अभी मार दूं, तो इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। गू परिवार दुष्ट जानवरों का अड्डा है। मुझे पूरे कबीले की देखभाल करनी है। जब उसने कबूल किया, जिया हाओ ने सब कुछ रिकॉर्ड किया और वीडियो ब्लैक बटरफ्लाई को भेज दिया। हे भगवान, ये तुम थे। हे भगवान, तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा निर्दयी हो। क्या तुम कोई सतर्क सुपरहीरो हो? हे, चिंता मत करो। मेरे यहाँ होने से कोई भी इस वीडियो के स्रोत का पता नहीं लगा पाएगा। जिया हाओ को मैसेज करने के बाद ब्लैक बटरफ्लाई ने वीडियो को इंटरनेट पर फैला दिया। पुलिस और गू परिवार चिंतित हो गए क्योंकि उन्होंने फोरम से वीडियो हटा लिया। हालांकि ब्लैक बटरफ्लाई इंटरनेट पर वीडियो फैलाने के लिए विभिन्न बनक हाथों का उपयोग कर रही थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि उसने मीडिया चैनलों को भी एक कॉपी भेजी थी। अब भले ही गू फूचो की दलीलें कि वह यातना के कारण झूठा कबूलनामा देने के बाद उसके आसपास के अन्य सबूत उसके दावों को अन्यथा साबित कर देंगे। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए देखा कि पूरे इंटरनेट समुदाय में इस खबर से आग लग गई है। हर कोई गू फूचो को कोसने से खुद को नहीं रोक सका। वह क्या कमीना है। वह वास्तव में लड़कियों के साथ ऐसा व्यवहार करता है। ड्रग्स और मानव तस्करी। उसे जेल में सड़ना चाहिए। हाँ, तुम लोग बहुत हैरान हो रहे हो। अगर तुम गू फूचो पर पिछले आरोपों को देखो तो तुम ऐसा नहीं कहोगे। बकवास। अमीर होने से तुम कानून तोड़ोगे, है न? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब उस कमीने को नपुंसक बना दिया गया। अमीरों को खाओ। जिया हाओ ने सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा। मैंने सिर्फ उसके हाथ नहीं काटे, मैंने उसकी रीढ़ पर भी एक अच्छा आश्चर्य दिया। उसने थोड़ी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया और इसे गू फूचो की रीढ़ में डाला, जिससे वह आंतरिक रूप से टूट गई। कुछ झटकों के बाद उसकी पीठ अचानक हार मान जाती, जिससे उसका पूरा शरीर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त हो जाता। और क्या कहना है, मैं कुछ और वाइफ पाने के लिए अपनी चाबी कैसे खो सकता हूँ? जिया हाओ मुस्कुराए। गू परिवार एक मोटा मांस का टुकड़ा है जिसे मुझे धीरे धीरे काटना होगा। अरे, तुम जाग गए। जिया हाओ ने अपने फोन को देखा और पाया कि यह ब्लैक बटरफ्लाई थी जो मैसेज कर रही थी। हाँ, मैं अभी उठा हूँ। टीएस, तुम बहुत आलसी हो। क्या तुमने समाचार देखा? हाँ, मैं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ? जिया हाओ ने वापस टाइप किया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद सिस्टर ब्लैक। अरे, सिस्टर ब्लैक अजीब लगता है। जिया हाओ ने एक शर्मीली मुस्कान दी। क्या मुझे तुम्हें तुम्हारे मूल नाम से बुलाना चाहिए? क्या मतलब है तुम्हारा? ब्लैक बटरफ्लाई चिंतित थी। संभवतः आप नहीं कर सकते थे। हे, कौन जानता है? जिया हाओ ने ब्लैक बटरफ्लाई की प्रतिक्रिया देखकर ठहाका लगाया। वह स्क्रीन के दूसरी तरफ निराशा से उछल रही होगी। जिया हाओ उसका असली नाम कैसे नहीं जान सकता था, क्योंकि उसने अबन फैंटेसी गेम को इतनी अच्छी तरह से खेला था। पिछली बार के साथ साथ मैं ब्लैक बटरफ्लाई को 2 बार प्रभावित करने में कामयाब रहा। अब मुझे उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उसे केवल एक बार फिर से प्रभावित करने की आवश्यकता है। और जिया हाओ जानता था कि यह कैसे करना है। बिना किसी देरी के उसने ब्लैक बटरफ्लाई को वापस संदेश भेजा। बहन,
क्या शैडो हाइव में कोई मजेदार इनाम दिखाई दिया है? आपको शैडो हाइव के बारे में कैसे पता है? ब्लैक बटरफ्लाई ने संदेह का इमोजी दिया। क्या आप भी वहां की सदस्य हैं? शायद। शैडो हाइव में हमेशा इनामों की बाढ़ आती रहती है, जिसके बारे में बात करते हुए वास्तव में एक नया उच्च स्तरीय इनाम गिरा। ये चोरी हुई हार्ड ड्राइव के बारे में है। माना जाता है कि इसमें किसी बड़ी कंपनी का कुछ संवेदनशील डेटा है। उन्होंने इस पर 300 मिलियन युआन का इनाम रखा है। हाँ, मैं समझ गया। जिया हाओ ने जब ये सुना तो वह उत्साहित हो गया। उसे ठीक पता है कि हार्ड ड्राइव किसने चुराई है और वह अभी कहाँ है। असली गेम में ये साइड क्वेस्ट बेहद थका देने वाला था। एक के बाद एक पहेलियां लगातार हल करनी होती हैं और उन्हें हल करने के लिए विभिन्न सुराग इकट्ठा करने होते हैं। शुक्र है कि अन्य क्वेस्ट के विपरीत इस साइड क्वेस्ट की सामग्री कभी नहीं बदली। इसलिए अगर खिलाड़ी इस चरण में फंस जाते हैं तो वे वॉकथ्रू की तलाश कर सकते हैं। बहन, कुछ जल्दी पैसे कमाना चाहती हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा, अगर तुम मुझे अपने पैरों की तस्वीरें दोगी तो मैं तुम्हें इनाम के बारे में एक टिप दूंगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जिया हाओ ने ब्लैक बटरफ्लाई की प्रतिक्रिया देखकर अपनी नाक रगड़ी। वास्तव में वह उसे पूरी टिप देने वाला था, लेकिन वह उसे थोड़ा चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं सका। मैं तुम्हें बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा हूँ, जिया हाओ, लेकिन तुम बहुत घटिया हो। मैं इसे तारीफ के तौर पर लूंगा। तो क्या तुम इसमें शामिल हो या नहीं? ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... क्या तुम सच बोल रहे हो? उसने एक नाराजगी भरे स्टिकर के साथ मैसेज किया। जिया हाओ ने जब ये देखा तो वह हंस पड़ा। अगर मैं तुमसे झूठ बोलूं तो तुम मेरी निजी ब्राउजिंग हिस्ट्री को इंटरनेट पर शेयर करने के लिए स्वतंत्र हो। उफ, ठीक है। 300 मिलियन युआन की कीमत वाली पैरों की तस्वीर बहुत बढ़िया होगी। जल्द ही जिया हाओ को खूबसूरत पैरों की एक जोड़ी की तस्वीर मिली। पैर बहुत नाजुक और चिकने लग रहे थे और पंजे बहुत छोटे और प्यारे थे। यह एक परफेक्ट 10/10 पैर था, पैरों के पारखी के लिए एक स्वर्गीय चित्र। खैर, यह टिप है। चूगल कंपनी के एंडरसन के फोन को ट्रैक करें। उसने ड्राइव चुरा ली और मियामी में अपने निजी विला में छिप गया। रुको, यह एक टिप है। ब्लैक बटरफ्लाई दंग रह गई। तुमने मुझे पूरी जानकारी दे दी। खैर, तुम्हारे पैरों की तस्वीर बहुत अच्छी थी, तो इसे कुछ अतिरिक्त मदद के रूप में समझो, जिया हाओ ने शरारती मुस्कान के साथ टाइप किया। तुम्हें कैसे पता चला कि यह इंटरनेट पर स्टॉक फोटो नहीं है और वास्तव में मेरे पैरों की तस्वीर है? मेरे पास चरित्र का अच्छा निर्णय है। चूंकि तुम मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए मुझे भी अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। तुम मेरे जाल में फंस गए। वह पैरों की तस्वीर मेरी नहीं है। जो भी हो, सिस्टर ब्लैक, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ऐसा मत कहो। इसके अलावा मैं जांच करने जा रहा हूं कि तुम्हारी जानकारी सही है या नहीं। तुम इसे जांच सकते हो। ये वही है। मैं तुम्हें तुरंत सूचित करूंगा, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? क्या तुम अपना नाम नहीं बदल सकते? ये बहुत चुन्नी है। हाँ, नहीं, जिया हाओ ने टाइप किया। कौन जानता है, शायद मैं भविष्य में एक बन जाऊं। यह 8वीं कक्षा का भयानक सिंड्रोम है। कृपया एक चिकित्सक की तलाश करें। अगली बार मिलते हैं, बहन ब्लैक बटरफ्लाई। आप भी। 9 दुनियाओं का हरम राजा। जब जिया हाओ आराम कर रही थी, उसे अचानक एक कॉल आया। कॉल आईडी देखकर वह हैरान रह गया। चू युनली। जिया हाओ ने फोन उठाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। हेलो, बहन चू, मुझे उम्मीद है कि अब तुम ठीक हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे युनली कहो। जिया हाओ को लगा कि चू युनली की आवाज़ थोड़ी अजीब थी, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, युनली, क्या तुम अब खुश हो? हे, धन्यवाद भाई हाओ। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने कल रात हमारी मदद की। कुछ नहीं हुआ, युनली। मैं तुम्हें और जिंग को चोटिल होते हुए नहीं देख सकता। कल रात मेरे पिताजी पूरी तरह से गुस्से में थे, हालांकि मैं उन्हें शांत करने में कामयाब रहा। चू युनली मुस्कुराया। भाई हाओ, क्या तुम आज मुझसे मिलने आ सकते हो? मेरा मतलब है, अभी। जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मुझे डर है कि मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा मतलब है, जिंग भी थक गया है। मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ, भाई हाओ। मैं समझ गया, चिंता मत करो, मैं कुछ ही मिनटों में पहुंच जाऊंगा। जिया हाओ ने सिर हिलाया। कॉल खत्म करते हुए वह गहरी सोच में डूब गया।
चू युनली की किस्मत में गू फूचो और गू परिवार के लोगों द्वारा 3 साल तक क्रूरतापूर्वक हमला किया जाना था और उसका इस्तेमाल किया जाना था। उसके बाद वह भागने में सफल हो जाती। उसके बाद वह एक दुष्ट महिला बन जाती, दूसरों की हत्या करती और उन्हें बर्बाद करती। वह खेल में एक मध्य चरण की बॉस बन गई, जिसका चेहरा आकर्षक था और दिल रसातल से भी गहरा था। हालांकि मैंने उसे बचा लिया। मैंने उसे रसातल में जाने से बचाया। अब उसकी पूरी किस्मत बदल गई है। वह मुझसे अकेले मिलना चाहती है। क्यों? हालांकि जिया हाओ ने उठते समय इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वह अपनी नई कार चलाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। जल्द ही वह चू युनली के घर पहुंच गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने देखा कि 2 सुरक्षा गार्ड दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। खैर, ये काफी हद तक समझ में आने वाली बात थी। आखिरकार चू मिंग ने शायद कल रात जो कुछ हुआ उसके बाद अपनी बेटी की सुरक्षा कड़ी कर दी होगी। हालांकि जिया हाओ को लंबे समय तक इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। चू युनली जल्दी से बाहर आया और जिया हाओ को देखकर मुस्कुराया। भाई हाओ, कृपया अंदर आ जाओ। जैसे ही वह उसके घर में दाखिल हुआ, जिया हाओ ने चू युनली को देखा। युनली, क्या तुम वाकई ठीक हो? मैंने कहा कि मैं ठीक हूँ, भाई हाओ। चू युनली मुस्कुराया। वास्तव में मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। कल मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम वहाँ नहीं होते, जिंगर और मैं, कोई अगर मगर नहीं है, युनली, जिया हाओ ने दृढ़ स्वर में कहा। चाहे कुछ भी हो, मैं अपने किसी भी प्रियजन को ऐसे दुष्ट कमीनों से नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। ओह, तुम बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली हो। चू युनली मुस्कुराए। मुझे बड़ी बहन लैन और जिंग र से बहुत जलन हो रही है। उन्हें तुम्हारे जैसा भाई कैसे मिल सकता है? काश तुम मेरे भाई होते। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, क्या तुम मुझे भाई हाओ नहीं कह रहे हो? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए स्थिति को शांत किया। चू युनली एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर जोर से हंस पड़ी। हाँ, अब तुमने ये कह दिया है, ये सच है। भाई हाओ, क्या तुम कुछ चाय या कॉफी लोगे? स्नैक्स, असल में, जिया हाओ ने जवाब दिया। और थोड़ा जूस अगर तुम्हारे पास हो। आहा, मैंने अनुमान लगाया। चू युनली ने ठहाका लगाया। मेरे पास कुछ खास घर की बनी कुकीज हैं और कुछ अमरूद का जूस। मैं तुम्हें थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाने की सलाह दूंगी ताकि खट्टापन आए। अच्छा, तो देखते हैं। जिया हाओ को लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हालांकि वो उसे पकड़ नहीं पाया। उसने चुपचाप अपनी 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कला को सक्रिय किया और चू युनली के अंदर एक भावनात्मक उथल पुथल महसूस की। ये पूरी तरह से अराजकता थी, जैसे उसके अंदर सभी तरह की भावनाएं उबल रही थीं। नाम: चू युनली। आयु: 19। टिप्पणी: एक विभाजित व्यक्तित्व विकार से पीड़ित। वह प्यारी और चुलबुली हो सकती है और पूरी तरह से न्यूरोसिस और जुनूनी हो सकती है। वर्तमान में जिया हाओ पर क्रश है। हाल ही में भविष्य के अंक: इस सप्ताह में कुछ भी नहीं। जिया हाओ ने ये देखकर लगभग जूस थूक दिया। जुनूनी और न्यूरोसिस, तो वह कुछ हद तक। क्या हुआ, भाई हाओ? चू युनली चिंतित था। क्या आप ठीक हैं? ओह, हाँ, जिया हाओ ने अनुपस्थित मन से सिर हिलाया। भाई हाओ, आप वास्तव में रहस्यमय हैं, है न? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? चू युनली की बात सुनकर जिया हाओ हंस पड़ा। अच्छा, मेरा मतलब है। चू युनली ने अपने बालों को घुमाया। कौन जानता था कि तुम्हारे जैसा प्यारा और परफेक्ट लड़का इतना हिंसक होगा। चू युनली को देखते ही जिया हाओ रुक गया। मुझे लगा कि तुम बेहोश हो। हे, मैं बेहोश था, लेकिन मैंने वह सब देखा जो तुमने किया। चू युनली ने जिया हाओ की नकल करते हुए हवा में मुक्का मारा। तुम बहुत मस्त हो, भाई हाओ। ऐसे ही, एक मुक्का और तुमने एक आदमी को मार डाला। तुम्हारे मुंह के बहुत शक्तिशाली हैं। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि तुम्हारी हरकतों में कोई झिझक नहीं थी। जिया हाओ का चेहरा शांत था, लेकिन वह थोड़ा घबराया हुआ था। सू जिंगर ड्रग्स के प्रभाव में थी, इसलिए उस समय की उसकी यादें बहुत धुंधली थीं। हालांकि चू युनली अलग था। भाई हाओ, क्या तुम मुझे भी कुछ आत्मरक्षा के तरीके सिखा सकते हो? चू युनली ने जिया हाओ को प्यार से देखा। जब तुम उन पर बहुत ठंडे और बेरहमी से हमला कर रहे थे, तो तुम बहुत सुंदर लग रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जरूरी था, युनली। जिया हाओ ने आखिरकार जवाब दिया। मैं उन्हें इसलिए नहीं मारना चाहता था क्योंकि इससे अच्छा महसूस होता था या कुछ और। मैंने उन्हें इसलिए मारा क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो खरपतवार की जड़ों को उखाड़ देता है।
वे हमें मारना चाहते थे, इसलिए उनके लिए भी मौत के लिए तैयार रहना स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ और मैं आपकी विचारधारा का बहुत समर्थन करता हूँ। चू यूनली ने सिर हिलाया और आह भरी। काश समाज में आपके जैसे और लोग होते। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। लेकिन यूनली, तुमने वाकई सब कुछ देखा और मेरा रहस्य जानती हो। अब मुझे क्या करना चाहिए? चू यूनली ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। वह जिया हाओ के पास बैठ गई। अच्छा, मैं कोई मुखबिर नहीं हूँ। मैं भाई हाओ का रहस्य नहीं बताऊंगी। और हाँ, मैंने पहले ही पुलिस के सामने कबूल कर लिया है कि वाइन स्नैक गैंग पर हमला करने वाले 1 से ज्यादा लोग थे। तुम कितनी विचारशील हो, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। तो मैं तुम्हें इसके लिए क्या उपहार दूं? हमारे बीच थोड़ी और नज़दीकी कैसी रहेगी? ये लड़की पागल है। जिया हाओ ने चू यूनली को देखा, जो एक चमकदार मुस्कान दे रही थी। और मुझे पागल पसंद है। कुछ देर बात करने के बाद जिया हाओ आखिरकार चू यूनली के घर से निकल गई। अरे, मैं तो सिर्फ हीरोइनों के बारे में सोच रहा था। लेकिन देखो, गलती से मुझे खलनायिका मिल गई। जिया हाओ खुद को बुदबुदाने से रोक नहीं पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसे इससे कोई परेशानी है। हालांकि चू यूनली अब बहुत चुलबुली और प्यारी दिखती है, लेकिन अपने खलनायक कार्ड में वह बिल्कुल खूबसूरत और क्रूर दिखती है। जिया हाओ ने पहले से ही सब कुछ तैयार कर रखा था ताकि वह पकड़ा न जाए। उसने स्टील ब्लेड के तीखे टुकड़ों से अंगरक्षकों को मार डाला, जो तब और भी परिष्कृत हो गए थे जब वह यूनलान महाद्वीप से तलवारें लेकर एजोरसी प्लेनेट आया था। अपनी तेज खंजर कौशल और दिव्य ऋषि की आंखों के साथ उसकी फेंकने की क्षमता शीर्ष पायदान पर पहुंच गई। इसलिए दूर से वह किसी शूरिकेन की तरह टुकड़ों को फेंकने और गुफूचों के अंगरक्षकों को मारने में सक्षम था। हालांकि उसने अपराध स्थल से सभी सबूत मिटा दिए और उन टुकड़ों को सावधानी से बाहर निकाला। फिर उसने वहां अपने किसी भी निशान को मिटाने के लिए चारों ओर देखा। अच्छा, ये और भी अच्छा है कि चू यूनली के झूठे कबूलनामे से जांच मुझसे दूर हो जाएगी। भले ही गू परिवार जांच करने की कोशिश करे, लेकिन वे ज्यादा कुछ नहीं पा सकेंगे। ये पूर्वी सागर शहर है, राजधानी शहर नहीं। आखिरकार हमारे अपने नियम हैं। जिया हाओ कार में बैठ गया और धीरे धीरे चला गया। जिया हाओ को जाते हुए देखकर चू यूनली अभी भी खिड़की से अपनी कार को देख रही थी। हल्की गुनगुनाहट के साथ वह घर के चारों ओर घूमती रही, किसी भी खोई हुई चीज की तलाश करती रही और उसे सही जगह पर रखती रही। जैसा कि उम्मीद थी, वह वास्तव में अद्वितीय है। यहाँ तक कि उसका व्यक्तित्व भी ऐसा ही है, और उसे यह स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं है। अपनी आंखें बंद करके उसने थोड़ा जूस पिया, उसकी हर बूंद का स्वाद चखा। वह ये याद किए बिना नहीं रह सकी कि जिया हाओ ने कैसे गुंडों को मारा था। जब उसने उस किंगशी कमीने की बांह काटी तो वह कितना सुंदर था। ये कितना सही था, खून की धार, दर्दनाक चीख। लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं बता सकती। चू यूनली अपने होठों को काटने से खुद को नहीं रोक पाए, उसकी आंखें नम हो गईं। क्या होगा अगर वह मुझे एक सनकी समझे, एक मनोरोगी? मैं नहीं चाहती कि वह मुझसे नफरत करे। मैं चाहती हूँ कि वह मुझसे प्यार करे और बहुत प्यार करे। मेरा राजकुमार, मेरा हीरो। चू यूनली जिया हाओ को काफी समय से जानती है। जब वह छुट्टियों में सू जिंगर के साथ खेलने आती थी, तो वह जिया हाओ से भी मिलती थी क्योंकि सू परिवार और जिया परिवार काफी करीब थे। वह बहुत शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी, जिसने अपना बचपन सिर्फ अपने कमरे में बिताया। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह उन दिनों बहुत बीमार रहती थी। उसके पिता एक पुलिसकर्मी थे, इसलिए वह ज्यादातर समय अनुपस्थित रहते थे। उसकी माँ, उसने और चू मिंग ने एक दूसरे को तलाक दे दिया, और हालांकि वह अब भी उस पर नजर रखती थी, चू यूनली बहुत अकेली महसूस करती थी। और अकेलेपन और ऊब के उन दिनों में उसे कुछ पूरी तरह से आकर्षक लगा। वे हैं चू मिंग द्वारा अपनी दराज में रखी गई केस फाइलें। विभिन्न हत्याएं, डकैती और अन्य मामले चू यूनली को आकर्षित करते थे। इसके अलावा उसने अपराध स्थलों और शव परीक्षण रिपोर्टों की विचित्र छवियां भी देखीं। पहले तो उन्हें देखने के बाद उसे उल्टी सी महसूस हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसने उन्हें किसी सामान्य पाठ्य पुस्तक की तरह पढ़ा। हालांकि उसके पिता उसे कई बार चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुकी। हालांकि यह उसका पहला मौका था जब उसने अपने सामने एक हत्या और खून खराबा होते देखा। और घृणा करने के बजाय वह जिया हाओ की ओर अधिक आकर्षित महसूस कर रही थी। ये तय हो गया है। चू यूनली ने अपना गाल फुला लिया। मैं तुम्हारे बारे में और जानने जा रही हूँ। डॉट 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 डॉट
अच्छू, जिया हाउ ने कार चलाते हुए छींक मारी। अरे, क्या मुझे सर्दी लग गई है? या कोई मेरे बारे में सोच रहा है? अच्छा, आज मैं बिल्कुल मुक्त हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? ओह, हाँ, मुझे अपनी योजना को लागू करना चाहिए। जिया हाउ मुस्कुराया क्योंकि उसे कई परिवार की परेशानी याद आ गई। उसने पहले से ही एक योजना तैयार कर ली थी और प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। स्वागत है, आप निश्चित रूप से मिस्टर जिया होंगे। एक व्यक्ति ने जिया हाउ का अभिवादन किया। हमारे डोंगहू केमिकल प्रयोगशाला में आपका स्वागत है। हालांकि मैंने आपका संदेश पढ़ लिया है, फिर भी मुझे यकीन नहीं है कि आपको क्या चाहिए। देखो, मुझे इस चीज को विलंबित करने की जरूरत है। जिया हाउ ने उसे अपनी योजना समझाई। बाहर एक छोटी सी कोटिंग जैसी कोई चीज जो आधे दिन में घुल जाएगी। मैं समझ गया। ये हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैंने पहले से ही मुख्य चीज तैयार कर ली है। ज्यादा से ज्यादा, इसमें आधा घंटा लगेगा, व्यक्ति ने जवाब दिया। हालांकि, क्या मैं इस चीज का उपयोग जान सकता हूँ? जिया हाउ ने उस व्यक्ति की ओर हंसते हुए देखा। मैं इसे तियांशु राष्ट्र में उपयोग नहीं करूंगा। सुनकर जे हाउ की रहस्यमयी टिप्पणी सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। नहीं, क्या वह बम बना रहा है या क्या? इससे ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है। जिया हाउ ने अपनी आंखें घुमाई। मत भूलो कि मैं तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए अतिरिक्त पैसे दे रहा हूँ। हे, मैं समझ गया। जब तक हमारा नाम खराब नहीं होता, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। आधे घंटे के बाद उस व्यक्ति ने जिया हाउ को डेमो दिखाया। जिया हाउ हंसे बिना नहीं रह सकी। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, यहाँ अपना पैसा ले लो, जिया हाउ ने हंसते हुए कहा। आपके साथ काम करना खुशी की बात है, मिस्टर जिया। जिया हाउ हवेली में वापस आ गया। पैकेज उसके चमत्कारों के बर्तन के अंदर सुरक्षित रूप से पड़ा हुआ था। उसने इसे कई भागों में विभाजित किया ताकि जादू की संभावना बढ़ जाए। हाँ, क्या तुम वापस आ गए हो? जिया हाउ ने सू लान की तरफ देखा, जिसने छोटी पीली फूलों वाली ड्रेस पहनी हुई थी। हाँ, क्या है, सिस्टर लान? अच्छा, मैं थोड़ा बोर हो रही थी इसलिए। मुझे लगता है कि सिस्टर लान अपने शब्द भूल गई हैं, जिया हाउ ने हंसते हुए कहा। एक हफ्ते तक कोई अंतरंग संपर्क नहीं। वाह रुको, सू लान अवाक रह गई जब उसने देखा कि जिया हाउ उसे इस तरह से टाल रही है। उसे लगा कि वह बस उसे चिढ़ा रही है, लेकिन ये सोचना कि वह उसके खिलाफ इस कार्ड का इस्तेमाल करेगा। बदबूदार साथी। हालांकि, जब उसे याद आया कि जिया हाउ और सू जिंग रा पहले ही अपने रिश्ते को पूरा कर चुके हैं, तो उसका चेहरा खट्टा हो गया। वह अपनी छोटी बहन के पीछे नहीं रहना चाहती। उफ, मुझे कुछ करना है। लेकिन फिर जिया हाउ उसके कमरे से बाहर चला गया और उसके दरवाजे पर एक साइन लगा दिया। 12 घंटे के लिए परेशान न करें। सू लान अवाक रह गई क्योंकि वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बीच जिया हाउ कुछ सोच रहा था कि अचानक उसने अपने ऊपर एक चमकती हुई तारों वाली रोशनी देखी जो उसके शरीर में प्रवेश कर रही थी। पुण्य की डोरी। अभी जिया हाउ हैरान था क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। हाँ, मैं कितना पुण्यवान व्यक्ति हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैंने कौन सा अच्छा काम किया है। जिया हाउ ने एक आत्ममुग्ध मुस्कान दी और बिस्तर पर गिर पड़ा, अपनी आंखें बंद कर लीं। एक रात पहले काओजे ने अपने फोन को देखा और वह एक बदसूरत मुस्कान में बदल गया। मैं बस नहीं कर सकता। वाह भाई काओ, क्या हुआ? काओजे, क्या तुम ठीक हो? मैं तो बस। बाहर में जाओ। क्या हुआ? काओजे, बताओ, क्या हम जीवन भर के लिए भाई नहीं हैं? काओजे ने आह भरी और अपना फोन उन पर फेंक दिया। मैंने अपने फ्लैट में एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। उसके दोस्त और काओजे शराब पी रहे थे और काओजे आखिरकार टूट गया। जब उसके दोस्तों ने वीडियो देखा तो वे घबरा गए। मादरचोद कुतिया, क्या ये शुमी नहीं है? बाहर में जाओ। वह दूसरा आदमी कौन है? उन्होंने काओजे की गर्लफ्रेंड और उसके जिम ट्रेनर को बेडरूम के अंदर अंतरंग होते देखा, जो काओजे और उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था। कुछ दिन पहले एक किंग टीनेजर ने मुझे कुछ संकेत दिए। काओजे ने नाक सिकुड़ी। मैंने शुमी से बात करने और उसे सूक्ष्म संकेत देने की कोशिश की, लेकिन उसने बस टाल दिया, ये कहते हुए कि वह स्वतंत्र है और बिल्कुल भी धोखा नहीं दे रही है। उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ और उस पर बिना वजह शक कर रहा हूँ। उसने ये भी कहा कि वह मुझ पर हकदार नहीं है, लेकिन बाद में उसने माफी मांगी और मुझसे कहा कि वह मेरी बातों पर विचार करेगी। लेकिन ये कुतिया
काओजे ने अपनी मुट्ठी भींच ली। अब वह उस कमीने को मेरे बिस्तर पर चोदने के लिए ले आई। हे भगवान, काओजे, बुरा महसूस करने की हिम्मत मत करना। हाँ, ये तुम्हारी गलती नहीं है। भाई, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? हिम्मत करो। जब उन्होंने काओजे को पूरी तरह से टूटते हुए देखा तो उसके दोस्त घबरा गए। उसका मजाक उड़ाने के बजाय वे उसके स्तंभ बन गए। यहाँ तक कि बारटेंडर ने भी उनकी बातें सुनी और वह खुद को क्रूर बना लिया। उसने सभी का ड्रिंक मुफ्त कर दिया। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? काओजे ने बड़बड़ाते हुए कहा। मैं उसे अपने घर से बाहर निकाल सकता हूँ। यह उसके लिए बहुत हल्का है। उसके एक दोस्त ने जवाब दिया। हाँ काओजे, तुम एक वकील हो। तुम अपने उस दुष्ट दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? अच्छा, क्या होगा अगर हम उन्हें हरा दें? तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा। काओजे ने भौहें सिकुड़ी। अगर वह मुझ पर आरोप लगाती है तो वह बेदाग हो सकती है। आप सभी जानते हैं, कानून महिलाओं का पक्षधर है, आदि। अब हमें क्या करना चाहिए? अरे, मेरा खून खौल रहा है। काओजे के होंठ मुड़े। दोस्तों, क्या तुम मेरी मदद करोगे? जरूर, क्यों नहीं, तो फिर चलते हैं। उन्होंने बारटेंडर को भी अपनी योजना में शामिल कर लिया और आखिरकार सिर हिला दिया। 1 घंटे के भीतर उन्होंने काले कपड़े पहन लिए और अपने चेहरे छिपाने के लिए मास्क पहन लिए। उन्होंने एक दूसरे को देखा और आसानी से दरवाजे का ताला तोड़ दिया। धीरे धीरे दरवाज़ा खोलते हुए उन्होंने सुनिश्चित किया कि व्यभिचारी जोड़े को सतर्क न किया जाए। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें बेडरूम से हल्की सी कराह सुनाई दी। एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने ठंडी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बिजली की आपूर्ति काट दी। आह, उफ, बकवास। ब्लैकआउट कैसे हो सकता है? मैं खत्म करने के करीब था। हाँ, अजीब है। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारे अपार्टमेंट की बिजली चली गई है। मुझे जांचने दो। उन्होंने शूमी के जिम ट्रेनर को मुख्य हॉल में जाते देखा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, दोस्तों में से एक ने अपना क्रॉबर घुमाया। क्रॉबर, एक ऐसा बहुमुखी हथियार। यह आसानी से एलियंस के सबसे कठोर खोल को चीर सकता है। जिम ट्रेनर की तो बात ही छोड़िए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं मारना चुना। तारानकन वॉक, तारानकन। आह, कोच यांग तुरंत घुटनों के बल गिर पड़े और दर्द से चिल्लाने लगे। हालांकि काओजे और अन्य लोगों ने उसे सांस लेने का मौका नहीं दिया। वे सभी उसे तब तक लात मारते रहे जब तक कि उसका खून बहने नहीं लगा। मदद करो, कोई मदद करो। शमी जल्दी से हॉल में गई, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है, तो वह मदद के लिए चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाई। काओजे, जिसने मास्क पहना हुआ था, आगे बढ़ा और उसे जोरदार थप्पड़ मारा। तारानकन पा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि शमी का चेहरा फर्श पर पटक दिया। वह स्तब्ध रह गई क्योंकि उसके कान झटके से बज रहे थे। दोस्तों, सारे कीमती सामान ले लो, बाहर में जाओ। मुझे लगा कि यह घर खाली होना चाहिए। कौन परवाह करता है, बस सामान ले लो और जाओ। उन्होंने घर में तोड़फोड़ की और तिजोरी तोड़ दी, सारा पैसा और कीमती सामान ले गए। उन्होंने शमी और जिम ट्रेनर को भी बांध दिया और एक फोटो खींची। और जाने से पहले सभी ने बारी बारी से शमी और जिम ट्रेनर की गांड पर जोरदार लात मारी। हालांकि काओजे ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने उसकी गांड की बजाय उसकी जांघों पर निशाना साधा। आह, ये दर्द कर रहा है। मादरचोद, तुम्हारी हिम्मत गाली देने की। तारानकन थप्पड़, थप्पड़। तारानकन, आह, कृपया मेरी जान बख्श दो। जिम ट्रेनर ने अपने सूजे हुए चेहरे के साथ चिल्लाया। मैं बस जीना चाहता हूँ। आह, क्या दयनीय कमीना है। वाह, मैंने सोचा था कि उसका शरीर देखकर वह डरावना आदमी होगा। ये तो एक छोटी चिड़िया निकली। अपना गुस्सा निकालने के बाद लुटेरे अपार्टमेंट से चले गए। संयोग से काओजे 10 मिनट बाद आ गया। क्या क्या हुआ? उसने अविश्वास से शुमी को देखा। शुमी, मुझे लगा कि तुमने कहा था कि तुम आज शहर से बाहर जा रहे हो। और यह कमीना कौन है? बेबी, कृपया मुझे बचाओ, शुमी चिल्लाया। मैं, यहाँ लुटेरे थे। उन्होंने हम पर हमला किया और सामान चुरा लिया। शुमी को आखिरकार कुछ एहसास हुआ। इस आदमी ने मेरी मदद की, लेकिन लुटेरों ने उसे पीटा और मेरे साथ बांध दिया। उन्होंने तुम दोनों को नंगा बांध दिया। काओजे हैरान था। वे तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और तुम? सर, मेरी गर्लफ्रेंड को बचाने में मदद करने के लिए धन्यवाद। अगर तुम यहाँ होते। कोई समस्या नहीं। जिम ट्रेनर कराहते हुए जमीन पर लौट गया। तो फिर मैं पुलिस को बुलाता हूँ। काओजे ने पुलिस को बुलाते हुए उन्हें आज़ाद किया। शुमी और उसके जिम ट्रेनर ने आखिरकार अपने कपड़े पहने।
बेबी, हमें हमें चले जाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, यही रहो। काओजे ने उसे घूर कर देखा। हमें उन कमीनों को सजा देनी चाहिए। हाँ, हाँ, अधिकारी, तुम यहाँ हो। काओजे ने पुलिस अधिकारी का अभिवादन किया और स्थिति बताई। तुम उस समय कहाँ थे? पुलिस ने पूछा। मैं अपने दोस्तों के साथ पब में शराब पी रहा था और बातें कर रहा था, काओजे ने जवाब दिया। मैं सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। मैंने यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगाया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे मदद मिल सकती है। पुलिस वाले बहुत खुश हुए। जरूर, चलो देखते हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी खोला तो शूमी और जिम ट्रेनर के चेहरे पीले पड़ गए। जैसे ही उन्होंने सीसीटीवी खोला, उन्हें सिर्फ शूमी और जिम ट्रेनर की जोशीली प्रेमालाप दिखाई दिया। मेई, काओजे ने उस पर इशारा करते हुए चौंककर कहा। कुतिया, तुम मेरी पीठ पीछे इस कमीने के साथ सोने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। पुलिस वाले भी वीडियो देखकर दंग रह गए। ब्लैकआउट होने तक सब कुछ रिकॉर्ड हो गया था। अधिकारी, अब मुझे संदेह है। काओजे ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई लुटेरा आया था। हो सकता है कि इन दोनों ने मेरी चीजें चुराई हों और पूरी घटना को अंजाम दिया हो। कृपया उन्हें गिरफ्तार करें। नहीं, हमने नहीं किया। मैं कसम खाता हूँ। बेबी, मैं धोखा नहीं दे रहा हूँ। यह एक दुर्घटना थी। हालांकि पुलिस अधिकारी पहले से ही उन्हें देख रहे थे। कृपया हमारे साथ स्टेशन पर आइए। आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। जब जिया हाओ ने अपनी आंखें खोली तो दिन का आधा से ज्यादा समय बीत चुका था। वहां पहले से ही शाम हो चुकी थी, इसलिए जिया हाओ ने बस अपने कपड़े बदले और सोने चला गया। इस समय उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि कई यिक्सू उसे देख रही है। उसे पहले से ही उसके रहस्य के बारे में थोड़ा पता था। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पास आकर सो गया है। हालांकि जिया हाओ को कोई आपत्ति नहीं थी और वह सोती रही। लेकिन सुबह वह फिर से हिल गया। उसने अभी भी सपना देखा कि उसका चेहरा चांद पर रहने वाले दो विशालकाय खरगोशों द्वारा कुचल दिया गया था। जैसे ही जिया हाओ की आंखें खुली, उसने चारों ओर देखा और देखा कि सिया यिक्सू अपने बिस्तर के किनारे बैठी थी, अपने कपड़े ठीक कर रही थी। सुप्रभात पत्नी, तुम कल शाम वापस आए और सो गई, तय यिक्सू ने नर्म आवाज में कहा। शायद तुम बहुत थक गई थी। जिया हाओ ने जम्हाई ली। तुम ऐसा कह सकते हो। गांव वालों से बातचीत कैसी रही? मैंने उनसे कहा कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें किसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगी। सिया यिक्सू ने गहरी सांस ली और आह भरी। लेकिन जिया हाओ को अपने बालों को छूते हुए महसूस करते ही उसका शरीर अचानक कांप उठा। उसने उसके लंबे बालों को सहलाया और उसकी गर्म सांसों ने उसकी गर्दन को गुदगुदाया। वह थोड़ा कांप उठी। उसे लगा कि जिया हाओ उसके पीछे बहुत करीब बैठा है। हालांकि एक पल बाद वह दूर चला गया। बीवी, तुम अपने बाल धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? जिया हाओ ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। मेरे बाल, तय यिक्सू ने रुककर कहा। मैं अपने बाल धोने के लिए खास हेयर कॉन्स्कशन का इस्तेमाल करती हूँ। ये रईसों के बीच काफी मशहूर है। बाल निश्चित रूप से मजबूत और जीवंत हैं। हालांकि बदबू, ये बहुत अजीब है। जिया हाओ खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया क्योंकि उसे कई यिक्सू के बालों की गंध आने के बाद थोड़ा अजीब लगा। जरूर, वहाँ कई दुर्लभ चीजें हैं। यूनलान महाद्वीप में जड़ी बूटियां और तकनीकें। हालांकि यह अभी भी एक अलौकिक मध्ययुगीन दुनिया है, न कि एक पूर्ण विकसित तकनीकी दुनिया या अमर खेती की दुनिया। तथाकथित बाल मिश्रण का प्रभाव अच्छा हो सकता है, लेकिन इसके बाद के प्रभाव बहुत स्पष्ट हैं। बदबूदार और रूखे बाल एक गंभीर समस्या है। दिलचस्प है, शैम्पू और साबुन यहाँ विलासिता हैं। मुझे अपनी दुनिया से कुछ शैम्पू लाने और यहाँ बेचने की जरूरत है। अचानक जिया हाओ ने कई यिक्सू को एक आलीशान बाथटब में अपने बालों पर शैम्पू और अपने नाजुक शरीर पर फोम लगाते हुए कल्पना की। कई यिक्सू ने जिया हाओ के विचारों में गड़बड़ी को महसूस किया। तुम सुबह सुबह किस तरह की गंदी बातें सोच रहे हो? गंदे, जिया हाओ चौंक गई। कई यिक्सू के आरोपों की वजह से नहीं, बल्कि उसके विचारों को समझने की उसकी सटीकता की वजह से। क्या ऐसा नहीं है? कई यिक्सू ने उसकी तरफ देखा। मेरा मतलब है, ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिया हाओ ने ईमानदारी से जवाब दिया। क्या चुभने वाला है? कई यिक्सू ने अपने बालों को ठीक करते हुए उठते हुए बुदबुदाया। वास्तव में, जिया हाओ ने कुछ पल बाद कहा, यहाँ सोने के बाद मुझे अजीब लगता है। ज्यादातर समय
मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे गले लगा रहा है या मेरी नींद के दौरान मेरा दम घूंट रहा है। क्या क्या ऐसा है? कई यीशु की आवाज में थोड़ा कंपन था, फिर उसने खुद को ठीक किया। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे नहीं पता, ये घुटन भरा लगता है, लेकिन साथ ही काफी बड़ा, मुलायम और आरामदायक भी है। जिया हाउ ने भौहें सिकुड़ी। ये तुम्हारी कल्पना होगी, कई यीशु ने बाहर जाते हुए कहा। मैं मिनमिन से मुंह धोने वाली चाय और पानी का बेसिन लाने के लिए कहूंगी। जिया हाउ कई यीशु की प्रतिक्रिया को समझ नहीं पाया। उसने सोचा कि यह शायद उन महिलाओं कॉफी इमोजी पलों में से एक था। जैसे ही मिनमिन ने कई यीशु के घबराए हुए चेहरे को देखा, वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। क्या हुआ, मिस? मैंने फिर से ऐसा किया। कई यीशु ने आहें भरी। तुम उससे यह बात क्यों नहीं बता देती? मिनमिन आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। उसे गले लगाकर सुलाना वैसा नहीं है। मैं नहीं कर सकती, कई यीशु ने विरोध किया। ये बहुत शर्मनाक होगा। इसके अलावा, अगर वह मेरे बारे में अजीब तरह से सोचता है तो क्या होगा? अगर तुम उससे खुलकर बात नहीं करोगी, तो क्या होगा अगर वह चुड़ैल जूचेनलान उसे चुरा ले जाए? मिनमिन ने रूखेपन से जवाब दिया। मिनमिन, क्या तुम आ रही हो? जिया हाउ ने उसे पुकारा, जिससे मिनमिन जल्दी से भाग गई। कई यीशु ने मिनमिन की ओर देखा जो आहें भरते हुए बेडरूम में भाग गई। जिया हाउ ने मिनमिन को अपने कमरे में प्रवेश करते देखा। सुप्रभात, मिनमिन। सुप्रभात, यंग मास्टर। मिनमिन मुस्कुराए। कृपया अपना चेहरा धो लो। जिया हाउ ने अपना चेहरा धोते हुए सिर हिलाया। खैर मिनमिन, कुछ भरोसेमंद लोगों को बुलाओ और कुछ जानकारी जुटाने में मदद करो। जानकारी? किस तरह की जानकारी? मिनमिन ने अपना सिर झुकाया। जिया हाउ ने उसे शर्मीली मुस्कान के साथ देखा। अच्छा, उदाहरण के लिए, सिल्कवर्ड चैम्बर्स का सारा रेशम कहाँ संग्रहित किया जाता है? मैंने सुना है कि यह न्यू परिवार है। मिनमिन ने जिया हाउ को जवाब देने से पहले कोई समय बर्बाद नहीं किया। युवा मिस ने पहले ही सिल्कवर्ड चैम्बर्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी एकत्र कर ली है। बहुत अच्छा, जिया हाउ मुस्कुराए। सभी ग्रामीणों से कहो कि वे आज शाम तक रेशम का पहला बैच हमारे पास जमा कर दें। क्या तुम्हें यकीन है? मिनमिन हैरान थी। हालांकि जिया हाउ के दृढ़ भाव को देखकर उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं इस बारे में यंग मिस से बात करूंगी। साथ ही अंकल यांग से कुछ लोगों के साथ आने के लिए कहो। जिया हाउ मुस्कुराए। हमें अपने दुश्मनों के लिए एक उपहार तैयार करने की जरूरत है। डॉट डॉट डॉट। जिया हाउ अपनी दिनचर्या समाप्त करके इत्मीनान से उठा और बगीचे में चला गया। आसमान की ओर देखते हुए वह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि तियानशु राष्ट्र की तुलना में यहाँ की हवा कितनी समृद्ध है। एक खंजर निकालकर उसने अपनी स्विफ्ट डेगर आर्ट्स का अभ्यास करना शुरू कर दिया। चूंकि उसने चमत्कारों के बर्तन से यह सीखा था, इसलिए उसे लगा कि यह कौशल उसके साथ स्वाभाविक रूप से घुल-मिल गया है। मैंने कल रात काफी लोगों को मार डाला, फिर भी उनमें से किसी ने भी यूनलान महाद्वीप के लोगों की तरह कोई कौशल कार्ड नहीं गिराया। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि एजोर्सी वर्ल्ड में मनुष्य स्वाभाविक रूप से यूनलान महाद्वीप के लोगों की तुलना में कमजोर हैं? उन्हें कोई कार्ड नहीं गिराने के लिए मजबूर करना। ऐसा नहीं था कि एजोर्सी वर्ल्ड में कोई भी ऐसे कार्ड नहीं गिरा सकता था। वास्तव में जिया हाउ द्वारा उसे मारने के बाद ली ताओ ने एक कार्ड गिरा दिया था, लेकिन इसे बुरी प्रवृत्ति कहा जाता था और इसका प्रभाव व्यक्ति में बुरे विचारों को बढ़ाना था। 6 इच्छाओं की असंख्य विचार कलाओं की खेती करते हुए मैं ऐसी कोई भी चीज प्राप्त करने का जोखिम नहीं उठा सकता जो मेरी मानसिक स्थिति को प्रभावित करे। इस प्रकार जिया हाउ ने इसे नहीं चुना। उसने सोचा कि अगर वह कुछ और प्रतिभाशाली लोगों को मार देगा तो उसे बेहतर कौशलकार मिल सकते हैं। जब कई यीशु ने मिनमिन से सुना तो उसने सहमत होने से पहले एक पल के लिए सोचा। जल्द ही ग्रामीणों ने खबर सुनी और पहला बैच लाने के लिए अपने गांव वापस चले गए। क्या वे हमारी मांगों पर सहमत हो गए? शेन लियांग ने अपने जासूसों से रिपोर्ट सुनकर अपनी भौहें उठाईं। लगता है कि उनकी चालें खत्म हो गई हैं। अफवाहें सुनकर लियान लुओकियू ने भौहें सिकोड़ लीं। वे इतनी आसानी से मान गए। कुछ ठीक नहीं है। गोदाम में लाने से पहले सामान को ठीक से जांच लें। इसके अलावा न्यू परिवार में श्रम और सुरक्षा दोगुनी कर दें। मैं नहीं चाहता कि कुछ भी हो। हाँ, यंग मिस। लियान लुओकियू ने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया। क्या मैं आखिरकार जीत गया? कई यीशु, ओह कई यीशु, मैं कई परिवार के ताबूत में आखिरी कील ठोक दूंगा।
आगे बढ़ो, सारा सामान यहीं लाओ। ग्रामीणों ने उत्साह से एक दूसरे से चर्चा की। उन्हें चिंता थी कि कई परिवार उनका सामान सबसे कम कीमत पर खरीदेगा। हालांकि उन्होंने सुना कि कई परिवार उन्हें इतनी राशि देगा जो बाजार मूल्य से थोड़ी कम मानी जाएगी। मजिस्ट्रेट कई के परिवार पर संदेह करना मेरी मूर्खता थी। वास्तव में कई परिवार ने कभी अपनी बात नहीं मानी। कई परिवार अमर रहे। कुछ वृद्ध लोगों ने अनुमान लगाया और महसूस किया कि कई परिवार ने 4 लाख से अधिक टैल सोना दिया और इसे ग्रामीणों में वितरित किया। वे चिंतित थे क्योंकि उन्हें पता था कि कई परिवार की वित्तीय स्थिति बहुत बेहतर नहीं थी। हालांकि वे अपना पैसा पाकर अधिक खुश थे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी शंकाएं जताईं। आखिरकार कई परिवार ने उनसे कुल उत्पादों का केवल 1/4 खरीदा। यदि वे शेष 3/4 उत्पादों को बेचने में असमर्थ थे तो यह एक भयानक नुकसान होगा। क्या होगा यदि वे अब और नहीं खरीदते? वे ऐसा क्यों करेंगे? उन्होंने हमें पहले ही आश्वस्त कर दिया है। हालांकि मुझे संदेह है। किसी ने समझाया, हम जानते हैं कि यह कई परिवार के लिए पूरी तरह से घाटे का सौदा है। वे हम किसानों के लिए नुकसान क्यों उठाएंगे? क्या होगा अगर वे केवल यही खरीदने जा रहे हैं? जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचो। हाँ, कई परिवार एक कुलीन सैन्य परिवार है। वे उन लालची व्यापारी कमीनों की तरह नहीं हैं। लीरॉ ने दृश्य को देखा और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। हाँ, ये वास्तव में हमें मुश्किल में डाल रहा है। जिया हाउ ने हमारी बहुत मदद की। कई यीक्सू ने सिर हिलाया और वह उसके बगल में खड़ी हो गई। उसने अकेले ही 2 लाख टन सोना दिया। दिलचस्प है, उसने इतना सोना कहाँ छिपाया? कौन जानता है? कई यीक्सू ने सोचा। हालांकि मुझे स्वीकार करना होगा, जब वह पैसे दे रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदसूरत थी। सभी पुरुष ऐसे ही होते हैं। लीरॉ हल्के से हंसी। हालांकि ये वास्तव में एक आशीर्वाद है कि वह आपका बोझ साझा करने के लिए तैयार है। वह वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है। वह करता है। ... उद्धरण चिन्ह। कई यीक्सू की आवाज़ फुसफुसाहट में बदल गई। लीरॉ ने अपना सिर हिलाया, ये जानते हुए कि कई यीक्सू विरोधाभासी भावनाओं को महसूस कर रहा है। लेकिन यीक्सू, क्या ये वास्तव में ठीक है? मेरा मतलब है, आखिर योजना क्या है? यह विचित्र है। कई यीक्सू ने अपना सिर हिलाया। उसने मुझे सिर्फ रात में नज़ारे का मज़ा लेने के लिए कहा था। कितना अजीब है। जल्द ही शेन परिवार के व्यापारी आए और सारा माल ले गए। उन्होंने सारा कपास और रेशम नीयू परिवार की कार्यशाला में पहुंचाया, जहां रेशम और कपास के धागे बुने जाते थे। ये कमोबेश एक कारखाने जैसा है, जहां हर समय लगभग 1000 लोग काम करते हैं। जैसे ही सामान वहां पहुंचा, नीयू चाओ ने मुस्कुराते हुए शेन मिंग की ओर देखा। हाँ, एल्डर नीयू, ऐसा लगता है कि कई परिवार ने आखिरकार हार मान ली है। बेशक, क्या उनके पास कोई और विकल्प था? नीयू चाओ ने ठहाका लगाकर हंसा। या तो उन्हें गुस्साई भीड़ को शांत करना होगा, या हमें सामान बेचने के बाद नुकसान उठाना होगा। शेन मिंग शेन परिवार के दूसरे युवा मास्टर थे, जो वर्तमान में कई परिवार के साथ सौदे की देखरेख कर रहे थे। हालांकि ये सबसे अच्छा होगा कि सामान देखा नहीं। शेन मिंग ने अपनी चिंता जताई। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कई परिवार कुछ साजिश कर सकता है। क्यों नहीं, चलो साथ में चलते हैं और उन्हें देखते हैं। शेन मिंग को साथ लेकर आए नीयू चाओ ने सिर हिलाया। जब वे गाड़ियों के पास खड़े हुए, नीयू चाओ ने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने सिर हिलाया और बक्से खोले। उनमें रेशम के कोकून की एक के बाद एक कतारें दिखाई दी। कुछ कोकून उठाकर उन्होंने उसे काट दिया। देखा, रेशम की इतनी अच्छी क्वालिटी। नीयू चाओ तारीफ किए बिना नहीं रह सका। और हमने पहले ही सब कुछ चेक कर लिया है। सभी बक्से साफ हैं। बस यही है, ये सब इतने गीले क्यों हैं? शेन मिंग ने इशारा किया। अब तुम ऐसा कह रहे हो। ... उद्धरण चिन्ह। नीयू चाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। शायद उन्हें आग न लगने देने के लिए। तुम्हें पता है, ये चीजें बहुत ज्वलनशील होती हैं। एक चिंगारी आसानी से सब कुछ जला सकती है। तुम सही हो। शेन मिंग ने भी सोचा कि यह उचित था। आखिरकार रेशम यहाँ सोने के समान ही है। कुछ सावधानियां क्यों नहीं बरती जाती? हाँ, यंग मास्टर मिंग, हमारे घर क्यों नहीं आते? नीयू चाओ मुस्कुराया। हम कुछ पी सकते हैं आपके बाद, एल्डर नीयू। शेन मिंग मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। जैसे ही सामान आया, उन सभी को पहले धोया गया। विशेष औषधीय पानी से धोने के बाद सभी को कोकून और कपास के फूलों को सूखने के लिए गोदाम में भेज दिया गया।
रेशम बुनाई की प्रक्रिया काफी नाजुक और समय लेने वाली है, इसलिए काम शिफ्ट में होता है, जिसमें सैकड़ों लोग दिन में काम करते हैं और अन्य रात में। अंतिम निरीक्षण पास करने के बाद रेशम के कोकून को शेष के साथ गोदाम में संग्रहित किया गया था। हाँ, उन्होंने 800 से अधिक मजदूरों की भर्ती की। बेशक, वे क्यों नहीं करेंगे, एक और कार्यकर्ता बोला। नेयू परिवार बहुत बड़ा हिस्सा कमाने जा रहा है, इतना सारा रेशम बेचने के बाद पैसे मिलते हैं तो वे तेजी से और अधिक कुशलता से काम करने के लिए श्रमिकों को काम पर रख रहे हैं। जम्हाई, आज रात थोड़ी गर्मी है न? हाँ, मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है। यहाँ इन बर्तनों का जिक्र ही न करें जो रेशम के कोकून को उबाल रहे हैं, वे ज्यादा गर्मी दे रहे हैं। उस इन उबलते बर्तनों में रेशम कीट कोकून के अंदर मर जाता है, जिससे रेशम निकालना आसान हो जाता है। हालांकि उस समय कुछ अप्रत्याशित हुआ। कार्यप्रवाह और वातावरण के कारण गोदाम के अंदर बहुत गर्मी थी। अचानक एक रेशम का कोकून हिलने लगा और उसमें से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे उसके चारों ओर हरे रंग की लपटें दिखाई देने लगी जो कोकून को जला रही थी। हरे रंग की लपटें बहुत डरावनी लग रही थीं, परियों की कहानियों की भूत की लपटों की तरह। भूत की लपटें धीरे धीरे फैलती गईं क्योंकि अन्य कोकून भी हरी लपटों की चपेट में आ गए। एक जोरदार विस्फोट के साथ पूरे गोदाम में अचानक आग लग गई क्योंकि हरी लपटें रेशम के कोकून में फैल गईं। क्या क्या हो रहा है? हे भगवान, धुआं! गोदाम से धुआं निकल रहा है। जल्दी करो और पानी लाओ। यह आग है, यह आग है। बाहर में जाओ। ये किस तरह की लपट है? ये हरी क्यों है? भूत की लपटें, ये भूत की लपटें हैं। तय यीशु ने अपनी बालकनी में बैठे हुए रात के आसमान को देखा। हालांकि उसने अचानक चारों ओर देखा और मिनमिन को अपनी ओर भागते हुए देखा। यून यंग मिस, क्या आप वहां देख सकती हैं? मिनमिन ने दूर की दिशा की ओर इशारा करते हुए हाँफते हुए कहा। तय यीशु को लगा कि वहां कोई खास चमकीला बिंदु है। हाँ, उसमें क्या है? वह नेयू परिवार का गोदाम है, मिनमिन ने उत्साहित स्वर में कहा। ये जल रहा है। तय यीशु का मुंह चौड़ा हो गया जब उसने मिनमिन को देखा और फिर से उस दिशा में देखा। वह कहाँ है? वह, मिनमिन ने मुंह बनाया। मैंने सुना है कि वह फिर से फीनिक्स क्लाउड पवेलियन गया है। इस बीच फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में जिया हाउ की अभिव्यक्ति बदसूरत थी क्योंकि उसने एक परिचित युवक को अपने सामने बैठे देखा। हम फिर से मिले, भाई जिया। यह कोई और नहीं बल्कि ग्रेट यान के क्राउन प्रिंस ली किंग थे। मेरी जान को धिक्कार है। नेयू परिवार के गोदाम में अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए मजदूर इधर उधर भागते रहे, लेकिन अजीब बात यह है कि आग की लपटें बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे पानी का आग पर कोई असर ही नहीं हो रहा। भयानक हरे रंग की लपटें जलती ही जा रही थीं, जो कुछ भी छूती उसे खा जाती थीं। आग की लपटों की तीव्रता के कारण रेशम और कपास का पूरा स्टॉक जलकर राख हो गया, और गोदाम के अलावा आग कार्यशाला की ओर भी बढ़ने लगी। अरे यार, तुम कमीने क्या कर रहे हो? पानी, कोई और पानी लाओ। ये काम नहीं कर रहा है। पानी आग को नहीं बुझा सकता। भूत की लपटें, ये भूत की लपटें हैं। किसी ने नेयू परिवार को श्राप दिया है। मजदूर अवाक रह गए और इधर उधर भागने लगे। उनमें से कुछ ने तो देवताओं और भूतों से प्रार्थना करना भी शुरू कर दिया कि वे उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। अजीब हरी लपटें हवा के बहाव के साथ भड़क उठीं, जिससे लपटें तेजी से फैल गईं। हवा की चीख और हरी लपटें किसी अदृश्य दुष्ट प्राणी की हंसी की तरह थीं, जिससे हर कोई अपनी जान बचाने के लिए घबरा गया। तो क्या ये वास्तव में भूत की लपटें थीं? जिया हाउ फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में आराम से बैठकर शराब का आनंद ले रहा था। वह शाम को यहाँ आया था, नेयू परिवार की कार्यशाला में आग लगने से पहले शांत था। हाँ, सोडियम काफी अच्छी सामग्री है। मूल रूप से भूत की लपटों या विलो विस्प्स की किंवदंती हड्डियों में मौजूद फॉस्फोरस से उत्पन्न हुई, जो अपनी प्रतिक्रियाशील प्रकृति के कारण आधी रात में आग पकड़ लेती है। सोडियम भी फॉस्फोरस के समान है, लेकिन और भी अधिक अस्थिर है। जिया हाउ ने डोंगू केमिकल लेबोरेटरी के व्यक्ति से एक विशेष यौगिक तैयार करने के लिए कहा। इसमें मुख्य रूप से सोडियम होता है, जो पानी में भिगोने पर भी जलने लगता है। उन्होंने रासायनिक विशेषज्ञ से लौ को चमकीले हरे रंग की लपटों में जलाने के लिए कुछ बेरियम मिलाने के लिए कहा। सोडियम एक नर्म धातु है, जिसे टोफू की तरह चाकू से काटा जा सकता है। दोनों वस्तुओं को मिलाने के बाद उन्होंने ब्लॉक को छोटे बीजों में काट दिया और उन्हें एक विशेष प्रकार के रसायन से लेपित किया। यह कोटिंग अस्थायी थी, जो बहुत लंबे समय तक गर्म करने और सूखने के बाद धुल जाती थी।
सुपर ब्यूरिन टैबलेट, छोटे सोडियम कैप्सूल जो अपने बाहरी आवरण के घुलने के बाद आग पकड़ लेंगे। बेरियम के कारण ये हरे रंग की लपटें पैदा करेगा। हालांकि कुछ विशेष जादू के कारण प्रभाव 5 गुना बढ़ जाता है, जिससे साधारण पानी ऐसे में बेकार हो जाता है। लपटें। जिया हाओ को सुखद आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चीजें मंत्रमुग्ध थीं, जिससे छोटी गोलियों की शक्ति बढ़ गई थी। यहाँ पहुंचने के बाद उसने ओल्ड यांग और कुछ वफादार अधीनस्थों को रेशम के कोकून और कपास के फूलों में धीरे धीरे इन छोटे बीज जैसी गोलियों को डालने का काम सौंपा। ऐसा करने के बाद उन्होंने उन्हें नीव परिवार को भेजने से पहले पानी में भिगोया। आखिरकार उन्हें पानी में भिगोने से कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि यह उन्हें आग पकड़ने से रोकने के लिए था। रेशम को खोलने की प्रक्रिया रेशम के कोकून को उबालना है, और विशेष कोकून के उबलने के बाद बीजों की बाहरी परत धीरे धीरे घुलने लगी। और जब कोकून को गोदाम में रखा गया तो कोकून आखिरकार सूख गए, जिससे उनके अंदर की गोलियां जल उठीं। चूंकि वे विशेष सोडियम गोलियों से बनी लपटें थीं, चाहे मजदूर कितना भी पानी फेंके, आग जलती ही रहती थी। जल्दी करो और भगवान को सूचित करो, कोई उन्हें बुलाए। डॉट डॉट जी हाओ मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसके सामने खूबसूरत वेश्याएं नाच रही हैं। शराब का प्याला उठाते हुए उसने अपनी प्रशंसा दिखाई। जिया हाओ फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में जल्दी क्यों आया? इसका कारण एक सही बहाना बनाना था। वह जानता था कि इस घटना के बाद तीनों परिवार चुप नहीं बैठेंगे, और अगर उन्हें किसी पर शक होने लगा तो जिया हाओ सबसे असामान्य होगी। इसलिए फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में रहकर जिया हाओ एक सही बहाना बनाने में सक्षम होगा। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है कि जीत के बाद एक व्यक्ति को थोड़ा आनंद लेने की जरूरत होती है ना? जिया हाओ मुस्कुराया जब उसकी उंगली गिलास के किनारे पर चली गई। उसे मानना पड़ा, फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में वेश्याओं की सुंदर आकृतियां वास्तव में उत्तम थीं। संगीत की कोमल धुन के अनुसार उनके शरीर हिल रहे थे, भीड़ को कामुक नजरों से देख रहे थे। जिया हाओ और भी खुश हुआ जब उसने देखा कि बहुत से लोग उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। फीनिक्स क्लाउड पवेलियन की वेश्याएं और अन्य महिलाएं भी जिया हाओ की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाईं। क्या वह कई परिवार का दामाद नहीं है? उसने कल रात प्रतियोगिता जीती थी और उसे लेडी जू ने अपने बॉडियर में आमंत्रित किया था। हे भगवान, क्या ये सच है? मुझे स्वीकार करना होगा, उसकी साहित्यिक प्रतिभा शीर्ष पायदान पर है। यहाँ तक कि लेई किंझू भी उससे हार गया। रुको, लेई किंझू की बात करते हुए, मैंने सुना है कि वह लापता है। क्रिम्सन डैगर डोजो कुछ दिनों से उसे खोजने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह से गायब हो गया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है। हे यंग नोबल जिया, क्या आपको कुछ और चाहिए? ओह, मसालेदार बीन्स की एक प्लेट कृपया। जिया हाओ ने वेश्या को उस पर खुश होते हुए देखकर मुस्कुराया। युवा मास्टर जिया बहुत प्रतिभाशाली हैं। क्या आप आज कोई कविता नहीं लिखने जा रहे हैं? ठीक है, मैं निश्चित रूप से लिख सकता हूँ। जिया हाओ ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। हालांकि ऐसी चीजें संयोग से मिलने पर निर्भर करती हैं। आखिरकार मैं एक औसत दर्जे की कविता लिखने के बजाय कोई कविता नहीं लिखना पसंद करूंगा। क्या? युवा मास्टर जिया एक ईमानदार व्यक्ति हैं। युवा नोबल जिया, क्या आप मेरे साथ मेरे बॉडियर में एक साहित्यिक शाम के लिए शामिल हो सकते हैं? आप क्यों? मुझे लगता है कि युवा नोबल जिया को मुझे चुनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, सुंदरियों से ध्यान आकर्षित करना कभी बुरा नहीं लगता। जिया हाओ मुस्कुराए। भाई जिया यहाँ अपने समय का वास्तव में आनंद ले रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि आप पहले से ही यहाँ एक प्रसिद्ध विद्वान हैं। जिया हाओ की अभिव्यक्ति जम गई जब वह एक परिचित चेहरे को देखते हुए मुड़ा। बाहर में जाओ, वह यहाँ क्या कर रहा है? जिया हाओ चिंतित था जब उसने ली किंग और झोउ यान को देखा। भाई ली, मेरा मतलब है भाई किंग। जिया हाओ ने ली किंग का असली नाम लगभग बोल ही दिया। क्या सुखद आश्चर्य है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। जिया हाओ ने उस पर कृपा की। ली किंग हल्के से मुस्कुराया। मैं भी, भाई जिया। लगता है कि किस्मत ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। जब वे साथ बैठे तो जिया हाओ ने देखा कि कोई झोउ यान से कुछ फुसफुसा रहा है। झोउ यान के हाव भाव बदल गए और उसने जल्दी से ली किंग को सूचित किया। क्या हुआ, भाई किंग? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। अभी अभी खबर मिली है। किंग ली ने हल्की चाय का ऑर्डर दिया और जिया हाओ को शांत मुस्कान के साथ देखा। नीव परिवार के गोदाम में आग लग गई। ओह, सच में? जिया हाओ ने आश्चर्यचकित भाव से कहा।
ये कैसे संभव है? मुझे नहीं पता। ली किंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ऐसा लगता है यूकई परिवार को सबसे अधिक लाभ हुआ है। आप क्या कहना चाह रहे हैं, भाई ली? जिया हाओ ने शराब का गिलास घुमाते हुए मुस्कुराया। ये स्वर्ग का निर्णय है। मेरे जैसे कमजोर नश्वर का इसमें हाथ कैसे हो सकता है? क्या ऐसा है? ली किंग मुस्कुराया। तो भाई जिया स्वर्ग का भाग्य होगा जिसे कई परिवार की सहायता के लिए भेजा गया है। मैं कई परिवार का सगा दामाद हूँ। जिया हाओ मुस्कुराया। ये स्पष्ट है कि मैं उनका समर्थन करूंगा। लेकिन मुझे संदेह है कि शेन परिवार, नियू परिवार और सिल्कवुड चैम्बर्स बैठकर कुछ नहीं करेंगे। वे क्या करने जा रहे हैं? जिया हाओ ने एक मनोरंजक स्वर में पूछा। मजिस्ट्रेट कई के पास आकर शिकायत दर्ज कराएंगे या सिटी लॉर्ड सू के पास जाकर रोएंगे? वे किससे शिकायत करने जा रहे हैं? आग का कारण क्या है? संदिग्ध कौन है? भले ही महामहिम दिव्य मार्शल गार्ड के स्केल ड्रैगन गार्ड्स को भेजते हैं, मुझे वास्तव में कोई चिंता नहीं है। झू यान के होंठ फड़कने लगे क्योंकि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह रुक गया और चुपचाप ली किंग के पीछे खड़ा हो गया। कितना दिलचस्प है, भाई जिया। मैं वास्तव में कुछ जानना चाहता हूँ। आप कहाँ से हैं? माफ करें, मेरा मतलब है, आप जैसा व्यक्ति, वो यहाँ बहुत प्रसिद्ध होगा। लेकिन आपका कोई पिछला रिकॉर्ड नहीं है। ली किंग मुस्कुराया। क्या होगा अगर मैं कहूँ कि मैंने 9 पहाड़ों और 7 समुद्रों को पार किया, सितारों की नदी और स्वर्ग की टॉवर को पार किया? जिया हाओ ने एक मनोरंजक लहजे में कहा। हाँ, झूठ बोलते हुए भी भाई जिया शान से झूठ बोलते हैं। ली किंग हल्के से हंसे। तो फिर क्या मुझे आपकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, भाई किंग? मुझे यकीन है कि आप भी कोई साधारण युवा मास्टर नहीं हैं। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए ली किंग का सवाल उस पर फेंका। ली किंग जिया हाओ की रोशनी में एक चालाक रोशनी देखकर हैरान रह गया। क्या वह जानता है? मुझे लगा कि मेरा भेष एकदम सही था। ली किंग ने अपने दिल में बड़बड़ाया। लेकिन जिया हाओ की तरह उसने अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया। आप कह सकते हैं कि मैं शाही परिवार का कोई करीबी व्यक्ति हूँ। ली किंग ने एक अस्पष्ट उत्तर दिया। तो क्या आप कुछ जानते हैं तीसरे राजकुमार ली युआन के बारे में? जिया हाओ मुस्कुराए। छोटा युआन, उसके बारे में क्या है? दिलचस्प है, आप तीसरे राजकुमार को ऐसे बुला सकते हैं। ऐसा लगता है कि शाही परिवार में आपकी स्थिति बिल्कुल भी कम नहीं है। ली किंग का गला लगभग भर आया क्योंकि वह शर्मिंदगी से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। चूंकि वह क्राउन प्रिंस है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह अपने भाइयों को ऐसे ही बुलाएगा। हालांकि जिया हाओ से पहले ली युआन को बुलाना उसकी पहचान को उजागर करने के समान है। तो उसके साथ क्या है? हाँ, वह वास्तव में मेरी पत्नी और मेरी भाभी पर नजर रख रहा है। ये केवल उसकी मदद के कारण था कि सिल्कवुड चैम्बर ने हमारे लिए ये सभी समस्याएं बुनी। मैं समझ गया। ली किंग की अभिव्यक्ति नहीं बदली, जैसे कि वह इसके बारे में कुछ जानता था। तो शाही परिवार के प्रति मेरी धारणा बहुत अच्छी नहीं है, आप देखिए। जिया हाओ की मुस्कान में कोई कमी नहीं आई। तो बेहतर होगा कि मैं महामहिम तीसरे राजकुमार से न मिलूं। अन्यथा हे उसे नीचे गिराना बहुत मुश्किल है। ली युआन ने आह भरी। उसके पास अपनी ताकत है और साथ ही उसकी मां के परिवार का समर्थन भी है। हम ऐसे शाही राजकुमार के बारे में बात करना, तुम कितने साहसी हो। झू यान ने जिया हाओ को देखा और नाक भान सिकुड़ी। मैं साहसी हूँ क्योंकि मेरे पास साहसी होने की क्षमता है, मिस्टर झू। जिया हाओ हल्के से मुस्कुराए। मैं शाही परिवार के दुश्मन भी नहीं बनाना चाहती, लेकिन ऐसा लगता है कि शाही परिवार ने अपने वफादार स्तंभों को कांटों की तरह देखना शुरू कर दिया है और उन्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार अगर ऐसा नहीं होता तो कई परिवार इस स्थिति में नहीं आता। हालांकि ये कई परिवार नहीं है, ली किंग ने तर्क करने की कोशिश की। महामहिम सभी सैन्य परिवारों की ताकत को कम कर रहे हैं और उन्हें एक केंद्रीय सेना में संघनित कर रहे हैं। सच में, क्या तुम्हें यकीन है? जिया हाओ ने पलटकर कहा। भाई किंग, मुझे लगता है कि तुम इस कार्रवाई के परिणामों को नहीं देख रहे हो, है न? तुम्हारा क्या मतलब है? मान लीजिए सम्राट के प्रति वफादार सैन्य परिवार कम हो गया। जिया हाओ ने मेज पर थपथपाया। हालांकि मेरा मानना है कि सभी परिवार महामहिम के प्रति अनुकूल नहीं है। हाँ, तो जब वफादार की शक्ति कम हो जाती है तो क्या होगा अगर अचानक विद्रोह हो जाए? किसी वफादार साथी के बिना क्या आपको लगता है कि शाही परिवार सुरक्षित रहेगा? ये सुनते ही ली किंग की नजरें टेढ़ी हो गईं।
ये संभव नहीं है। कौन जानता है। जिया हाओ मुस्कुराए। वैसे भी मैं राजनीति के मामले में बहुत मूर्ख हूँ, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। हालांकि एक बात है जो मैं जानना चाहती हूँ। जिया हाओ ने ली किंग की ओर देखा। क्या मुड़ा हुआ अंधेरा जंगल उतना ही सुरक्षित है जितना हर कोई इसे लेकर सोच रहा है? ये सच है। ली किंग ने अपना सिर झुकाया। मेरा मतलब है, वहाँ भयानक राक्षस हैं, लेकिन वे कभी भी कोर जोन से बाहर नहीं आते, इसलिए ये सुरक्षित है। ज्यादातर समय, हाँ, झू यान ने आखिरकार कहा। हालांकि हर 10-15 साल में एक बार राक्षसी ज्वार आता है। ये बहुत तबाही मचाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगले 2 या 3 साल से पहले कोई राक्षसी ज्वार आएगा। हे, सच में 1 महीने से भी कम समय में आने वाला है। जिया हाओ ने नाक भान सिकुड़ी, लेकिन उसे अंदाजा हो गया कि मास्टरमाइंड ने पूरी योजना को किस तरह से अपने इर्द गिर्द घुमाया। लेकिन ये दिलचस्प है कि वे इस असामान्य राक्षसी ज्वार के समय का अनुमान कैसे लगा पाए। मजेदार, मुझे इस पर ध्यान देना होगा। जिया हाओ ने मेज पर थपथपाया। क्या हुआ, भाई जिया? आप गहरी सोच में लग रहे हैं। बेशक, मैं वाकई सोच में हूँ। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। जैसा कि मिस्टर झोउ ने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से शाही परिवार के खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कई परिवार के दुश्मनों के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठा सकता। हे, नियू परिवार पहला है। मेरा अगला लक्ष्य स्पष्ट रूप से सिल्कवर्ड चैम्बर्स है। सिल्कवर्ड चैम्बर पूरे नानहाई शहर की सबसे बड़ी व्यापारिक इकाइयों में से एक है, और उनका प्रभाव किसी बड़े कुलीन परिवार से बिल्कुल भी कम नहीं है। ली किंग हैरान था। ठीक है, पूरी तरह से सिल्कवर्ड चैम्बर के खिलाफ नहीं, लेकिन निश्चित रूप से लियान परिवार के खिलाफ। जिया हाओ मुस्कुराया। एक खास महिला है जिसे मुझे कुछ दिखाना है। जिया हाओ की सौहार्दपूर्ण मुस्कान देखकर ली किंग और झोउ यान दोनों को ठंड लग गई। चाहे वह कितना भी हानिरहित और विद्वान क्यों न दिखे, ली किंग और झोउ यान दोनों को लगा कि जिया हाओ एक मुस्कुराते हुए बाघ की तरह है, जो धोखे और दुर्भावनापूर्ण इरादे से भरा हुआ है। वैसे भी मैंने हाल ही में कुछ के बारे में सुना है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपने ऋषि की दिव्य आंखों का इस्तेमाल किया। यह एक चमकीले बर्फ के कमल के बारे में है। जब जिया हाओ ने इसका उल्लेख किया तो ली किंग और झोउ यान के भाव बदल गए। हाँ, युवा मास्टर शेन, कृपया और पिएन। जरूर, एल्डर नियू। शेन मिंग और नियू चाओ ने खुशी से पी। हमें ये स्वीकार करना होगा कि लुओ परिवार ने वास्तव में हमारी बहुत मदद की। वास्तव में ये सब तीसरे राजकुमार ली युआन द्वारा लियान लुओ कियू का पक्ष लेने के कारण है। उन्हें शाही परिवार को विशेष पीले और काले रंगे रेशम बेचने का शाही फरमान मिला। वास्तव में उनकी नई डाई लोकप्रिय हो रही है, और शाही परिवार भी इसे चाहता है। कपड़ा उद्योग के लिए नए रंग और पैटर्न बनाना बिल्कुल जरूरी है। आखिरकार लोग हमेशा एक जैसी चीजें पहनना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे रईस भी हैं जो कुछ ऐसा पहनना चाहते हैं जिससे उनकी क्लास दिखे। वे नीचे काम करने वाले इन सभी किसानों की तरह नहीं दिखना चाहते। अगर आम लोग और रईस एक जैसा कपड़ा पहनते, चीजों को बनाने की प्रक्रिया भी काफी परेशानी वाली है। उन्हें सामग्री का परीक्षण करने के लिए विभिन्न अयस्कों और जड़ी बूटियों के ज्ञान वाले कुछ विद्वानों को आमंत्रित करना पड़ता है। फिर कपड़े के एक टुकड़े पर नए रंग की डाई का नमूना लिया जाता है, ये देखने के लिए कि कपड़े पर रंग कैसा दिखता है। फिर धोने के बाद रंग फीका पड़ने का भी परीक्षण किया जाता है। कई जड़ी बूटियां हैं जो बेहतरीन रंग हैं, हालांकि उन जड़ी बूटियों के रस से त्वचा पर चोट लग सकती है। केवल उच्च रैंकिंग संस्थान का एक विद्वान कीमियागर ही सामग्री के सभी संयोजनों की प्रक्रिया और प्रभावों को देख पाएगा। इसलिए आध्यात्मिक क्यूई और कीमियागर व्यवसायों वाले लोग दुर्लभ हैं और आमतौर पर पूजनीय हैं। टीएस, ये पूरी तरह से इसलिए है क्योंकि इस बार लियान परिवार भाग्यशाली रहा। शेन मिंग ने बड़बड़ाया। अब वे सिल्कवर्ड चैम्बर में शेष 2 परिवारों पर दबाव डालेंगे, जिससे उनका प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि कुल मिलाकर इसके साथ हम आखिरकार कई परिवार को रौंदने में सक्षम होंगे। हंफ, उन्होंने मेरे नियू परिवार को अपमानित करने की हिम्मत की। नियू चाओ ने गुस्से में कप को मेज पर रखते हुए कहा। उन्होंने हमारे परिवार के साथ सगाई तोड़ दी। हे, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कई यिक्सु तुम्हारे बेटे से शादी करने जा रही थी। शेन मिंग ने ठहाका लगाया। क्या राजकुमार ली युआन ने उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई? अच्छा, ये एक और मामला है। नियू चाओ का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने ज्यादा कुछ नहीं बताया।
उसने वास्तव में राजकुमार ली युआन से निपटने के लिए कई यिक्सू को सौदेबाजी की चिप के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। भले ही वह एक सुंदर लड़की है, लेकिन वह एक राजकुमार के समर्थन से ज्यादा मूल्यवान नहीं हो सकती। लेकिन हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? शेन मिंग हंसे। राजकुमार ने पहले से ही कई परिवार को खत्म करने की योजना बना ली है। हमें बस उनकी सैन्य और वित्तीय ताकत को खत्म करना है। वास्तव में, भतीजे शेन ने सच कहा। नियू चाओ हंसे। ये कब कई परिवार के विनाश के लिए है? कई परिवार के विनाश के लिए। जैसे ही वे अपने प्याले खनकाह रहे थे, एक नौकर अंदर घुस आया। मेरे प्रभु, यह एक भयानक समाचार है। ये मूर्ख। नियू चाओ आधे नशे में था और उसने अपने नौकर को घूरते हुए कहा, क्या समाचार है? क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अभी एक मेहमान के साथ हूँ? हे, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि क्या है। शेन मिंग ने हंसते हुए कहा, हे प्रभु, गोदाम में आग लग गई है। हाँ, तो क्या हुआ? नियू चाओ ने बीच वाक्य में ही ठिठकने से पहले ठिठक कर कहा। ये सुनकर शेन मिंग के चेहरे पर भी भाव जम गए। तुमने क्या कहा? रेशम के गोदाम में आग लग गई है। शेन मिंग और नियू चाओ के शरीर ठंडे पड़ गए जैसे ही उन्हें एहसास हुआ। शराब का नशा तुरंत गायब हो गया जैसे ही नियू चाओ ने दौड़कर उस नौकर का कॉलर पकड़ा। मादरचोद, क्या तुम समझ रहे हो कि तुम क्या कह रहे हो? नियू चाओ की आंखें लाल हो गई थी और वह गुर्राया। हाँ मेरे प्रभु, मैं सच कह रहा हूँ। बाहर में जाओ। शेन मिंग और नियू चाओ घोड़ों को लेकर अपने गोदाम की ओर भागे। दूर से आग की लपटों का एक खंभा देखकर नियू चाओ का दिल बैठ गया। मादरचोद, क्या वे आग की लपटों को बुझा नहीं सकते? शेन मिंग और नियू चाओ ने जलते हुए गोदाम में पहुंचकर कोसा। नारंगी लपटें बहुत तेज जल रही थीं, जैसे आग की लपटों का एक समुद्र पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले रहा हो। हालांकि उसने हरे रंग की लिपटों के धब्बे भी देखे जो एक भयानक आभा के साथ जल रहे थे। जब नियू चाओ ने ये दृश्य देखा तो वह लगभग बेहोश हो गया। मेरे प्रभु, उसके सेवकों ने नियू चाओ के हिलते हुए शरीर को पकड़ रखा था। इस बीच शेन मिंग ने उन कर्मचारियों को लात मारी जो हरी लिपटों के सामने झुक रहे थे। मादरचोद, तुम क्या कर रहे हो? आग पर पानी डालो। युवा गुरु, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये भूत की लपटें हैं, ये पानी से नहीं बुझती। शेन मिंग उन्हें फिर से लात मारने वाला था। हालांकि उसने एक नौकर को पानी की बाल्टी लेकर भागते देखा। पानी हरी लपटों पर छिड़का, लेकिन लपटें बिल्कुल भी नहीं बुझी, उसी भयानक हरे रंग के साथ जलती रहीं। ये किस तरह का जादू है? शेन मिंग हैरान था। उसने लोगों को इसे भूत की लपटें और शाप कहते सुना, और अब वह भी कुछ हद तक इस पर विश्वास करने लगा। क्या ये कोई राक्षस है, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने कार्रवाई की है? नहीं, अगर वे कार्रवाई करते हैं तो निश्चित रूप से हंगामा मच जाएगा। यह कोई राक्षस होना चाहिए, नानहाई शहर का कोई राक्षस। नहीं। नियू चाओ ने अपने बालों को पकड़ते हुए विलाप किया। कोई आग बुझाए। नहीं, मेरा पैसा, मेरा रेशम, मेरा माल। शेन मिंग भी कांप रहा था क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। उसने अपने शरीर को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, वरना उसे मुंह में खून की खांसी आ सकती थी। नियू परिवार ने अपना सारा पैसा इस जुए में झोंक दिया क्योंकि उन्होंने शेन परिवार और सिल्कवर्ड चैम्बर्स के साथ रेशम खरीदा था। और यह भी कि श्रम और गोदाम की लागत, अतिरिक्त श्रम की लागत और ओवरटाइम काम करने वाले मजदूरों का खर्च, नियू परिवार सब कुछ चुका रहा था। और अब माल के साथ साथ पैसा भी उसके सामने जल रहा था। नियू चाओ बेहोश होने से पहले मुंह में खून की खांसी किए बिना नहीं रह सका। मेरे प्रभु, इस बीच लियान लुओकियो अपने कमरे में बैठी शानदार ढंग से गुकिन बजा रही थी। अगली बार मैं ये धुन बजाऊंगी, मैं ली युआन को अपनी ओर आकर्षित करूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अरे, पुरुषों के साथ खिलवाड़ करना, वे वैसे भी इसके लायक हैं। उद्धरण। हालांकि उसकी धुन तब अस्त व्यस्त हो गई जब उसकी नौकरानी ने घबराहट में दरवाजा खोला। युवा मिस, कुछ बुरा हुआ? क्या हुआ? नियू परिवार के गोदाम में आग लग गई। ये सुनते ही लियान लुओकियो के हाव भाव बदल गए। क्या ये सच है? हाँ, युवा मिस, माल का क्या हुआ? लियान लुओकियो ने जल्दी से पूछा। हमारे पास रेशम का जो बैच था, सब कुछ आज दोपहर नियू परिवार के गोदाम में पहुंचा दिया गया। नौकरानी ने कड़वी आवाज में कहा। तारानकन। लियान लुओकियो दर्द से कराह उठी जब उसने अपनी उंगली को देखा।
उसकी उंगली से खून बह रहा था, गुकिन तारों से कट गया था। कैसे, ये कैसे संभव है? लियान लुओकियू के होंठ कांप उठे और उसकी आंखें आग उगलने जैसी थीं। ये कैसे संभव है? उसने गुकिन को फर्श पर फेंक दिया, जिससे वह पूरी तरह टूट गया। अगली सुबह कई लोगों ने कई यिक्सू के आंगन के बाहर एक अजीबोगरीब दृश्य देखा। जिया हाओ बाहर घुटनों के बल बैठी थी। पत्नी, मेरा विश्वास करो, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। बाहर रहो और पश्चाताप करो। एक नौकर को यह दृश्य मजेदार लगा। अरे, क्या हुआ? दामाद जिया बाहर घुटनों के बल क्यों बैठा है? जाहिर है, वह कल रात फीनिक्स क्लाउड पवेलियन गया था। ओह, मैं समझ गया। लगता है कि युवती ईर्ष्यालु है। किससे बोल रहे हो? क्या तुमने न्यू परिवार के बारे में सुना है? हे भगवान, हाँ, मैंने सुना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि भूतों के चीखने की आवाज़ के साथ हरी लपटें उठ रही थीं। हरे भूत की लपटें असली थीं। वे उन लपटों को पानी से भी नहीं बुझा पाए। मैंने सुना कि न्यू परिवार का पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। कुछ भी नहीं बचा। हिस, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि शेन परिवार, न्यू परिवार और सिल्कवुड चैम्बर ने अपना सारा सामान खो दिया? न्यू परिवार की त्रासदी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। और जितनी ज्यादा फैली, उतनी ही ज्यादा अतिशयोक्ति होती गई। कुछ लोगों ने तो हरी लिप्टों से कई अजीबोगरीब राक्षसों को उठते हुए देखने का दावा भी किया, जबकि दूसरे लोगों ने अनुमान लगाया कि कोई दुष्ट आध्यात्मिक गुरु ऐसा कर रहा है। बहुत से लोगों ने अनुमान लगाया कि यह शायद कई परिवार ने किया होगा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं था। यह एक खुला रहस्य है, फिर भी कोई भी इससे सहमत नहीं होगा क्योंकि इसे साबित करने का कोई सबूत या तरीका नहीं था। 1 घंटे तक घुटने टेकने के बाद दरवाज़ा आखिरकार खुला और मिनमिन जिया हाओ के सामने खड़ा था। युवा मास्टर, कृपया अंदर आइए। जिया हाओ ने अपने घुटनों को थपथपाया और वह जल्दी से उठकर अंदर चला गया। प्रिय, तुम अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मुझे लगा कि मैंने तुम्हें बताया था। मुझे पता है। कई यिक्सू एक टेबल के पास बैठी थी, शान से चाय पी रही थी। मुझे पता है कि तुम फीनिक्स क्लाउड पवेलियन में एक बहाना बनाने गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं नाराज नहीं हो सकती। जिया हाओ ने जब ये सुना तो वह अवाक रह गया। मेरे आसपास की औरतें अचानक इतनी ईर्ष्या क्यों करने लगती हैं? क्या तुमने जू चेनलान के साथ सोया था, जैसा कि मैंने वादा किया था? नहीं। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। मिनमिन बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। केवल एक भूत ही तुम पर विश्वास करेगा। अरे, मैंने तुमसे कहा था, मैं जू चेनलान के साथ सोने नहीं जा रहा हूँ। नहीं, जिया हाओ ने डांटा। अगर तुम्हें शक है, तो तुम जाकर उससे पूछ सकती हो। तुम्हें वास्तव में अपने वादे का पालन करने की जरूरत नहीं थी, कई यिक्सू ने दूर देखने से पहले धीमी आवाज में कहा। जिया हाओ अवाक रह गई। ठीक है, पत्नी, मैं समझती हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं अपने वादे का पक्का आदमी हूँ। इसके अलावा हमने बातचीत की और सुझावों का आदान प्रदान किया, इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि यह अपने तरीके से मज़ेदार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने और जिया हाओ ने वास्तव में आंगन में एक दोस्ताना मुलाकात की थी। जिया हाओ को आश्चर्य हुआ जब उसने जू चेनलान के साथ मुकाबला किया। मैच बराबरी पर समाप्त हुआ, लेकिन जिया हाओ जानता था कि जू चेनलान के जीतने की संभावना और भी अधिक थी, और उसे नीली आंतरिक क्यूई की जन्मजात क्षमता का भी एहसास हुआ। जू चेनलान की सुरक्षा बहुत मजबूत थी क्योंकि उसने खुद को जिया हाओ की मुट्ठियों से बचाया। तय यिक्सू ने अपने होठों को काटा क्योंकि वह अपने सीने में जलन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। ये बस चमत्कारी है। तय यिक्सू ने जिया हाओ को देखते हुए आह भरी। वे छोटी चीजें वास्तव में भूख की आग पैदा करने में कामयाब रहीं। क्या तुम एक कीमियागर हो? हे, वास्तव में नहीं, लेकिन मेरा एक दोस्त है, जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। एजोर्सी वर्ल्ड के आधुनिक उपकरण आसानी से विभिन्न रसायनों को आसानी से संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन क्या यहाँ वास्तव में कीमियागर हैं? जिया हाओ मदद नहीं कर सकी और उत्सुक स्वर में पूछा, क्या वे विभिन्न औषधीय गोलियां बना सकते हैं, या अमरता का अमृत? अमरता, आप निश्चित रूप से बड़ा सोचते हैं। तय यिक्सू ने दुखी होकर मुस्कुराया। हालांकि कीमियागर का पेशा वास्तव में बहुत लाभदायक है। मुख्य रूप से उन्हें गहन जागृति क्षेत्र के चरण तक पहुंचने की आवश्यकता है और अपनी आध्यात्मिक क्यूई को जगाना होगा। तभी वे एक बंद कड़ाही के अंदर होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर पाएंगे।
उन्हें विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों, अयस्कों और अन्य चीजों, उनके संयोजन और प्रभावों के बारे में बहुत सारी किताबें और शास्त्र भी पढ़ने पड़े। और अंत में उन्हें एक प्रतिष्ठित संस्थान से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और उसके बाद ही उन्हें कीमियागर कहा जाएगा। क्या एक सामान्य मार्शल आर्टिस्ट आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता? जिया हाओ ने उत्सुक स्वर में पूछा। बेशक वे बन सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है, तय यिक्सू ने कहा। हालांकि यदि आप आध्यात्मिक क्यूई और आंतरिक क्यूई दोनों का उपयोग करने में सफल होते हैं तो आपको समग्र स्थिति पर बहुत अधिक लाभ मिलेगा। आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग विभिन्न अन्य व्यवसायों में भी किया जाता है, जैसे कि तावीज शिल्प, सरनी निर्माण, फैंग शुई और भूविज्ञान आदि। मैंने सुना है कि गहरे बैंगनी रंग की आंतरिक क्यूई वाले मार्शल कलाकारों के पास आध्यात्मिक क्यूई को जगाने का बेहतर मौका होता है। हालांकि आध्यात्मिक क्यूई में प्रगति की गारंटी नहीं है। ठीक है, इसे एक तरफ रखते हुए अब हम क्या करने जा रहे हैं? तय यिक्सू ने जिया हाओ की ओर देखा। हमें क्या करना चाहिए? जिया हाओ मुस्कुराए। क्या हमें उनके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा उन्होंने हमारे साथ किया? अब उनका सारा सामान गायब हो गया है, नानहाई शहर का सबसे ज्यादा रेशम, या शायद पूरा पश्चिमी प्रांत हमारे हाथों में है। वह पीछे झुक गया और आसमान की ओर देखने लगा। चलो बस इंतजार करते हैं और तमाशा देखते हैं। जिया हाओ के बेपरवाह रवैये को देखकर कई यिक्सू मुस्कुराए। वह हमेशा बेपरवाह दिखाई देता है, हालांकि वो कई परिवार की भी परवाह करता है। हम पर कोई भी विपत्ति आने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। तुम्हें भूख लगी होगी, है न? कई यिक्सू ने जिया हाओ की ओर देखा। मिन, उसे नाश्ता परोसो। जिया हाओ हैरान रह गया जब उसने अपने सामने प्लेटें देखीं। ताजे सलाद के साथ फ्राइड चिकन, झींगा और बीफ कट के साथ तले हुए नूडल्स। मम्मम, ओह वाह! जिया हाओ की आंखें चमक उठीं। यह ... बहुत स्वादिष्ट है। शेफ लियांग ने आपकी रेसिपी पढ़ी और आखिरकार अपनी क्षमता पर भरोसा किया। इसलिए वो सुबह नाश्ता बनाने के लिए एक प्रदर्शन के रूप में आया। हाँ, बढ़िया, मुझे ये पसंद है। जिया हाओ जल्दी खाने से खुद को रोक नहीं पाए। सामग्री ताज़ा और प्राकृतिक है, एजर्सी वर्ल्ड की रासायनिक चीज़ों के विपरीत। इसलिए आधुनिक सॉस के साथ स्वाद और भी बेहतर थे। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ हर सामग्री में स्वर्ग और पृथ्वी की प्राकृतिक आभा है, न कि 3 किलोग्राम धूल, प्रदूषण और माइक्रोप्लास्टिक्स। युवा महिला कई सिल्कवर्ड चैम्बर की मिस लियान आपसे मिलना चाहती हैं। तय यिक्सू के होंठ मुड़े हुए थे और उसने हाथ हिलाया। उसे इंतजार करने के लिए कहो, मैं अपने पति के साथ नाश्ते के लिए जा रही हूँ। जिया हाओ ने जब ये सुना तो उसका दिल खुश हो गया। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और उन्होंने आराम से नाश्ता करना जारी रखा। लियान लुओक्यू ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि वह आधे घंटे तक तय यिक्सू से मिलने में असमर्थ रही। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं कि किसी ने उससे एक कप पानी भी नहीं मांगा। वो कुतिया, वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। लियान लुओक्यू ने अपने होठों को काटा और खुद को शांत करने की कोशिश की। अचानक दरवाजा खुला और कई यिक्सू बाहर आई। उसने एक सफ़ेद पोशाक पहनी थी जिसके किनारों पर नीले कबूतर के पैटर्न थे। अपने सफ़ेद हेयरपिन और स्थिर शांति के साथ वह एक साफ तालाब से निकल रहे सफ़ेद कमल की तरह थी। मुझे उम्मीद है कि मैंने ज़्यादा समय नहीं लिया, कई यिक्सू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में मेरे पति और मैं नाश्ता कर रहे थे और हमारी हमेशा की तरह सुबह की रोमांस। आप जानते हैं, शादी की अपनी जिम्मेदारी होती है, लेकिन फिर आप शायद नहीं जानते। हो, मैं कैसे कर सकती थी? लियान लुओक्यू ने एक मजबूर मुस्कान दी। मिस कई ने पहले ही मार्शल बैग का आनंद चख लिया होगा। तुम्हारे विपरीत मैं अभी भी फूल की एक युवा कली हूँ, खिलने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पति बहुत रोमांटिक हैं, कभी कभी फीनिक्स क्लाउड पवेलियन का दौरा करते हैं। तय यिक्सू का चेहरा तब हिल गया जब उसने लियान लुओक्यू के होठों पर आत्मसंतुष्ट भाव देखा। ये कुतिया, उसे पता है कि मैंने अभी तक जिया हाओ के साथ नहीं सोया। मुझे कैसे पता? तय यिक्सू बर्फ के ठंडे टुकड़े की तरह है। वह कभी किसी आदमी के साथ नहीं सोएगी। लियान लुओक्यू ने अंदर से सूंघते हुए कहा। तो मिस लियान, आप इतनी सुबह यहाँ कैसे आ गईं? तय यिक्सू ने कहा, इससे पहले कि उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। क्या ये न्यू परिवार के गोदाम में आग लगने की घटना के बारे में हो सकता है? ठीक है, ऐसा लगता है कि मिस कई को बहुत अच्छी जानकारी है। लियान लुओक्यू का चेहरा हिल गया। और हाँ, तीनों पक्षों ने जो रेशम इकट्ठा किया था वह आग में जल गया है।
कितना भयानक, मेरी संवेदनाएं, तय यीक्सु ने नर्म आवाज में कहा। तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या होगा? बचे हुए रेशम के कोकून और कपास को हमें बेच दें। लियान लुओकियू ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि हमारे पास रेशम की कमी है, इसलिए हम आपको बचे हुए माल का सामान्य बाजार मूल्य देंगे। ओह माय, क्या ये सच है? तय यीक्सु को आश्चर्य हुआ। वास्तव में, हम आपको कुल लाभ का 10% अतिरिक्त भी देने जा रहे हैं, लियान लुओकियू ने समझाया। तो अंत में कई परिवार को लाभ होगा। तो घाटे से लाभ की ओर, है न? तय यीक्सु ने आह भरी। दुर्भाग्य से हमारे पास ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है, इसलिए हमें कीमत पर बातचीत करनी होगी। मिस कय, हमने जो शुरुआती कीमत दी थी वह रेशम के 3 लियान के लिए 100 टैल सोना था, और अब हम हमेशा की तरह 400 टैल सोना दे रहे हैं। लेकिन हमें यह नहीं चाहिए। तय यीक्सु ने उसकी ओर देखा। नई कीमत है, रेशम के 3 लियान के लिए 1000 टैल सोना। क्या? लियान लुओकियू ये सुनकर घबरा गई। तय यीक्सु, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम समझती हो कि तुम कितना मांग रही हो? फिलहाल सिल्कवर्ड चैम्बर के पास शाही परिवार को देने के लिए रेशम नहीं है। भले ही शेन परिवार और नीयू परिवार अपने सारे संसाधन लगा दे, वे पर्याप्त रेशम इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तय यीक्सु ने शांति से कहा। तो लियान लुओकियू, कई परिवार ली ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आपके व्यवसाय के लिए पर्याप्त रेशम का कोकून है। इसे ले लो या छोड़ दो। यो तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? लियान लुओकियू ने फुसफुसाया। शायद तुम नहीं जानते, लेकिन मुझे तीसरे राजकुमार ली युआन की कृपा प्राप्त हुई है। तुम निश्चित रूप से नहीं चाहते कि मैं शाही जांच के लिए तार खींचूं, है न? सोना कभी आग से नहीं डरता, लियान लुओकियू। तय यीक्सु मुस्कुराया। नहीं, एक धर्मी व्यक्ति जांच से डरता है। तुम हमारे कई परिवार पर आगजनी का आरोप लगाने की सोच रहे हो। तय यीक्सु ने ठहाका लगाया। मजिस्ट्रेट की अदालत खुली है। आपको बस शिकायत दर्ज करानी है और सबूत दिखाने हैं। मजिस्ट्रेट कई बहुत निष्पक्ष हैं। लियान लुओकियू ने जब ये सुना तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। हालांकि कुछ सोचते हुए उसने कई यीक्सु की तरफ देखा। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। किससे बात करूँ? हर चीज के पीछे जो है, लियान लुओकियू ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हारा पति, उसका नाम तो सही है, लुओकियू। मैं दामाद जिया से मिलना चाहती हूँ, लियान लुओकियू ने दांत पीसते हुए कहा। बहुत अच्छा, मैं उसे बुलाऊंगी। तय यीक्सु उठकर चली गई। थोड़ी देर बाद जिया हाउ हॉल में दाखिल हुई। लियान लुओकियू के हाव भाव तुरंत बदल गए और उसने एक कामुक मुस्कान पहनी, अपनी मुट्ठी बांधी और झुकी। नमस्कार यंग लॉर्ड जिया, यह विनम्र महिला सिल्कवर्ड चमाबस से है। मुझे लगता है कि तुम मेरे आने का कारण पहले से ही जानते हो। जिया हाउ ने लियान लुओकियू को देखकर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने बिना आस्तीन की एक धमाकेदार लाल पोशाक पहनी थी। उसके चीपाव के स्लिट ने उसके पतले पैरों और मोटी जांघों को भरपूर लुक दिया। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि जब वह झुकी तो क्लीवेज से उसकी काली घाटी का अच्छा नज़ारा दिखाई दिया। अरे, क्या वह मुझे बहकाने के लिए यहाँ आई थी या क्या? जिया हाउ खुद को रोक नहीं पाए और खर्राटे लेने लगी। जिया हाउ की निगाहों को देखकर लियान लुओकियू के होंठ मुड़ गए। मुझे पता था। युवा लॉर्ड जिया, हमारा सिल्कवर्ड चैम्बर काफी मुश्किल में है। आप हमारे नुकसान के बारे में पहले से ही जानते हैं। तो हम 500 टेल में तुम्हारा रेशम खरीदने की सोच रहे हैं। मिनमिन, जिया हाउ ने लियान लुओकियू की बात काटते हुए चिल्लाया। जैसे ही उसने झुककर प्रणाम किया, मिनमिन आ गई। हाँ, यंग लॉर्ड, तुम्हारा व्यवहार कहाँ है? जिया हाउ ने उसे डांटा। यहाँ एक मेहमान बैठा है और तुम चाय नहीं लाई। मुझे माफ करना, यंग लॉर्ड, मैं जाकर चाय ले आती हूँ। मिनमिन ने झुककर चाय लाने की जल्दी की। जिया हाउ ने जब उसकी बात काटी तो लियान लुओकियू को थोड़ा अजीब लगा। यंग लॉर्ड जिया, विचार करने के लिए धन्यवाद। तो तुम कितनी कीमत दे रहे हो? मुझे लगता है कि यह 600 टेल है। हाँ, 3 लियांग के लिए 600 टेल। उसी समय मिनमिन चाय लेकर आए और उसे मेज पर रख दिया। तो यंग लॉर्ड जिया, 600 टेल। मिनमिन, जिया हाउ ने फिर चिल्लाया। तुम सिर्फ चाय लाए हो, नाश्ता कहाँ है? मुझे खेद है, युवा स्वामी, मैं उन्हें तुरंत लाऊंगा। लियान लुओकियू का दिल ठंडा हो गया क्योंकि उसने जिया हाउ को ठंडी निगाह से देखा। तो मिस लियान, आप कह रही थी। मैं कह रही थी, आप क्या कीमत चाहती हैं? मुझे अनुमान लगाने दो। जिया हाउ ने मुस्कुराने से पहले एक पल सोचा।
3 लियांग रेशम के लिए 1000 टन सोना कैसा रहेगा?